दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। कैनवास फट रहा था और पानी के छींटे पड़ रहे थे, इतनी तेज कि कोई भी व्यक्ति कसम खा सकता था कि महल जरूर सुनेगा। डेवोस को बेहतर पता था, चट्टान पर लहरों की अंतहीन टक्कर ही एकमात्र ध्वनि थी जो कभी भी स्टॉर्मैंड की विशाल समुद्री दीवारों में घुसती थी, और वह भी बहुत ही कमजोर ढंग से। जब वे वापस किनारे की ओर मुड़े तो पीछे लहरों की लहरें फैल गईं। तुम आदमी और प्याज की बात कर रहे हो, डेवोस ने मेलिसेंड्रे से कहा। औरतों का क्या? क्या उनके लिए भी यही बात नहीं है? तुम अच्छी हो या बुरी मेरी रानी? यह सुनकर वह हंस पड़ी। अच्छा, मैं खुद भी एक तरह का शूरवीर हूं प्यारे सर, प्रकाश और जीवन का चैंपियन। फिर भी तुम आज रात एक आदमी को मारने का इरादा रखते हो, उसने कहा, जैसे तुमने मास्टर क्रेसन को मारा। तुम्हारे मास्टर ने खुद को जहर दे दिया। उसका इरादा मुझे जहर देने का था, ये बात। हाँ, लेकिन मैं एक बड़ी शक्ति द्वारा संरक्षित था और वह नहीं था। और रेनली बैराथियोन, उसे किसने मारा? उसका सिर घूम गया। टोपी की छाया के नीचे उसकी आंखें पीली लाल मोमबत्ती की लपटों की तरह जल रही थीं। मैं नहीं, झूठा। डेवोस को अब यकीन हो गया था। मेलिसेंड्रे फिर हंसी। तुम अंधेरे और भ्रम में खो गए हो सर डेवोस, और यह अच्छी बात है। डेवोस ने स्टॉर्मैंड की दीवारों पर टिमटिमाती दूर की रोशनी की ओर इशारा किया। महसूस करो कि हवा कितनी ठंडी है। पहरेदार उन मशालों के पास इकट्ठा हो जाएंगे। थोड़ी गर्मी, थोड़ी रोशनी, वे इस तरह की रात में आराम देते हैं। फिर भी वे अंधे हो जाएंगे, इसलिए वे हमें गुजरते हुए नहीं देख पाएंगे। मुझे उम्मीद है अंधकार का देवता अब हमारी रक्षा करता है मेरी महिला, यहां तक कि तुम भी। उसकी आंखों की लपटें इस पर थोड़ी और तेज जलती हुई लग रही थी। उसका नाम मत बोलो सर, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसकी काली नजर हम पर डाल दो। वह किसी की रक्षा नहीं करता। मैं तुमसे वादा करता हूं, वह सभी जीवित प्राणियों का दुश्मन है। यह मशालें हैं जो हमें छिपाती हैं। तुमने खुद ऐसा कहा है। आग, प्रकाश के भगवान का उज्जवल उपहार, जो जैसा है वैसा ही है, बल्कि उसका तरीका। हवा बदल रही थी। डेवोस इसे महसूस कर सकता था। काले कैनवास के लहराने के तरीके में इसे देख सकता था। उसने हेलियार्ड्स के लिए हाथ बढ़ाया। पाल लाने में मेरी मदद करो, मैं हमें बाकी रास्ता नाव से ले जाऊंगा। उन्होंने मिलकर पाल बांधा, जबकि नाव उनके नीचे हिल रही थी। जैसे ही डेवोस ने पतवारों को उतारा और उन्हें लहरदार काले पानी में सरकाया, उसने कहा, आपको रेनली तक कौन ले गया? कोई जरूरत नहीं थी, उसने कहा। वह असुरक्षित था, लेकिन यहां यह स्टॉर्मैंड एक पुरानी जगह है। पत्थरों में मंत्र बुने हुए हैं, अंधेरी दीवारें जिनसे कोई छाया नहीं गुजर सकती, प्राचीन, भूली हुई, फिर भी अभी भी अपनी जगह पर है। छाया? डेवोस को लगा कि उसके शरीर में चुभन हो रही है। छाया अंधेरे की चीज है। आप एक बच्चे से भी अधिक अज्ञानी हैं सर नाइट। अंधेरे में कोई छाया नहीं होती। छायाएं प्रकाश की सेवक होती हैं, आग की संतान होती हैं। सबसे चमकीली लौ सबसे अंधेरी छायाएं डालती है। स्टॉर्मैंड का समुद्र की ओर वाला हिस्सा एक पीली सफेद चट्टान पर स्थित है। चाक जैसा पत्थर विशाल पर्दे की दीवार की आधी ऊंचाई तक ढलानदार है। चट्टान में एक मुंह खुला हुआ था, और यह वह था जिसकी ओर डेवोस ने 16 साल पहले की तरह ही रुख किया था। सुरंग महल के नीचे एक गुफा में खुलती थी, जहां पुराने समय के तूफानी शासकों ने अपना अड्डा बनाया था। यह मार्ग केवल उच्च ज्वार के दौरान ही नौगम्य था और हमेशा जोखिम भरा रहा, लेकिन तस्करों के हुनर ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। डेवोस ने दांतेदार चट्टानों के बीच से चतुराई से रास्ता बनाया, जब तक कि गुफा का मुंह उनके सामने नहीं आ गया। उसने लहरों को उन्हें अंदर ले जाने दिया। वे उसके चारों ओर टकराईं, नाव को इधर उधर पटकते हुए और उन्हें पूरी तरह भिगोते हुए। अंधेरे से एक आधी अधूरी दिखने वाली चट्टान की उंगली तेजी से ऊपर आई, झाग उगलते हुए। और डेवोस ने उन्हें मुश्किल से एक चप्पू से रोका। फिर वे अंधेरे में डूब गए और पानी शांत हो गया। छोटी नाव धीमी हो गई और घूमने लगी। उनकी सांसों की आवाज तब तक गूंजती रही जब तक कि वह उन्हें घेर नहीं लेती। डेवोस ने इस अंधेरे की उम्मीद नहीं की थी। पिछली बार सुरंग के चारों ओर मशालें जल रही थीं और भूखे लोगों की आंखें छत में बने हत्या के छेदों से नीचे झांक रही थीं। पोर्टकुलिस कहीं आगे था, वह जानता था। डेवोस ने उन्हें धीमा करने के लिए चप्पू का इस्तेमाल किया।
और वे लगभग धीरे धीरे उसके खिलाफ बह गए। यही वह जगह है जहां तक हम जा सकते हैं जब तक कि आपके पास हमारे लिए गेट खोलने के लिए अंदर कोई आदमी ना हो। उसकी फुसफुसाहटें पानी के ऊपर दौड़ रही थीं, जैसे मुलायम गुलाबी पैरों पर चूहों की कतार हो। क्या हम दीवारों के भीतर से गुजरे हैं? हाँ, नीचे, लेकिन हम आगे नहीं जा सकते। पोर्टकुलिस नीचे तक जाता है और सलाखें इतनी पास पास हैं कि एक बच्चा भी उसमें से नहीं निकल सकता। कोई जवाब नहीं मिला। मेरा बस एक हल्की सरसराहट थी और फिर अंधेरे के बीच एक रोशनी चमक उठी। डेवोस ने अपनी आंखों को बचाने के लिए एक हाथ उठाया और उसकी सांस उसके गले में अटक गई। मेलिसेंड्रे ने अपना कोट पीछे फेंक दिया था और घुटन भरे लबादे से बाहर निकल गई थी। नीचे वह नग्न थी और गर्भवती थी। सूजे हुए स्तन उसकी छाती से भारी लटक रहे थे और उसका पेट फूला हुआ था, मानो फटने वाला हो। भगवान हमारी रक्षा करें, उसने फुसफुसाया और उसकी गहरी और गले से निकली हंसी सुनी। आंखें गर्म अंगारे थीं और उसकी त्वचा पर लगा पसीना अपनी ही रोशनी से चमक रहा था। मेलिसेंड्रे चमक उठी। हांफते हुए वह बैठ गई और अपने पैर फैला दिए। खून उसकी जांघों से बह रहा था, स्याही की तरह काला। उसका रोना पीड़ा या परमानंद या दोनों हो सकता था। और डेवोस ने देखा कि बच्चे के सिर का मुकुट उसके अंदर से बाहर निकल रहा है। 2 हाथ मुक्त हो गए, पकड़ लिया। काली उंगलियां मेलिसेंड्रे की तनावपूर्ण जांघों के चारों ओर लिपट गईं, धक्का दे रही थीं, जब तक कि पूरी छाया दुनिया में फिसलकर डेवोस से ऊंची नहीं हो गई। सुरंग जितनी ऊंची, नाव से ऊपर उठ गई। पोर्टकुलिस की सलाखों के बीच से मुड़ते हुए और पानी की सतह पर दौड़ते हुए जाने से पहले उसे देखने के लिए उसके पास केवल एक पल था, लेकिन वह पल काफी लंबा था। वह उस छाया को जानता था, जैसा कि वह उस आदमी को जानता था जिसने उसे डाला था। जॉन रात के कालेपन में पुकार बहकर आई। जॉन ने खुद को कोहनी पर धकेला। उसका हाथ आदतन लॉन्गा क्लॉ की ओर बढ़ा। रिंगवॉल पर खड़े संतरी अपने कदमों में स्थिर खड़े थे। उनकी सांसें जम रही थीं और सिर पश्चिम की ओर मुड़े हुए थे। जैसे ही हॉर्न की आवाज धीमी हुई, हवा भी चलना बंद हो गई। लोग अपने कंबलों से लुढ़क गए और भाले और तलवारों की बेल्ट के लिए हाथ बढ़ाया, चुपचाप चलते हुए, सुनते हुए। एक घोड़ा हिनहिनाया और चुप हो गया। एक धड़कन के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल अपनी सांस रोके हुए था। नाइट वॉच के भाई दूसरे धमाके का इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि वे इसे न सुने। उन्हें डर था कि वे सुन लेंगे। जब खामोशी असहनीय रूप से लंबी हो गई और पुरुषों को आखिरकार पता चल गया कि सींग फिर से नहीं बजेगा, तो वे एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखकर मुस्कुराए, मानो यह नकार रहे हों कि वे चिंतित थे। जॉन स्नो ने आग में कुछ लकड़ियां डाली, अपनी तलवार की बेल्ट बांधी, अपने जूते पहने, लबादे से मिट्टी और ओस झाड़ी और इसे अपने कंधों पर बांध लिया। लपटें उसके बगल में धधक उठीं। कपड़े पहनते समय उसके चेहरे पर गर्मी का स्वागत किया। वह टेंट के अंदर लॉर्ड कमांडर को चलते हुए सुन सकता था। एक पल के बाद मॉर्मोंट ने फ्लैप उठाया। एक धमाका। उसके कंधे पर उसका कौवा दुखी दिख रहा था, चुपचाप बैठा था। मेरे भगवान, जॉन ने सहमति जताई। भाई वापस आ रहे हैं। मॉर्मोंट आग की ओर बढ़ गया। हाफ हैंड और बीता हुआ समय। हर दिन वे प्रतीक्षा करते हुए उसे बेचैनी होती जा रही थी और अधिक समय तक वह शावकों को जन्म देने के लिए तैयार हो जाता। देखो कि आदमियों के लिए गर्म भोजन और घोड़ों के लिए चारा है। मैं खोरिन को तुरंत देखूंगा। मैं उसे लेकर आऊंगा मेरे स्वामी। शैडो टॉवर के लोगों का कई दिनों पहले से ही इंतजार था। जब वे नहीं आए तो क्यों वहां नहीं, तो भाइयों को आश्चर्य होने लगा। जॉन ने कुकफायर के चारों ओर उदास बुदबुदाहट सुनी थी और केवल डोलोरस एड से ही नहीं, सर ओटिन वाइथर्स जल्द से जल्द कैसल ब्लैक में वापस जाने के पक्ष में थे। सर मैलाडोर लॉक शैडो टॉवर पर हमला करेगा, खोरिन का पता लगाने और यह जानने की उम्मीद में कि उसके साथ क्या हुआ था। और थोरिन स्मॉलवुड पहाड़ों में आगे बढ़ना चाहता था। मेंस रेडर जानता है कि उसे वॉच से लड़ना होगा, थोरिन ने घोषणा की थी, लेकिन वह इतनी दूर उत्तर में हमारी तलाश नहीं करेगा। अगर हम मिल्क वाटर तक जाते हैं तो हम उसे चौंका सकते हैं और उसके मेजबान को चीर कर रख सकते हैं, इससे पहले कि उसे पता चले कि हम उस पर हैं। संख्या हमारे बहुत खिलाफ होगी, सर ओटिन ने आपत्ति जताई थी। क्रेस्टर ने कहा कि वह एक बड़ी सेना इकट्ठा कर रहा है, कई हजार। खोरिन के बिना हम केवल 200 हैं।
10,000 भेड़ों के खिलाफ 200 भेड़ियों को भेजें सर, और देखें कि क्या होता है। स्मॉलवुड ने आत्मविश्वास से कहा। इन भेड़ों के बीच बकरियां हैं थोरेन, जर्मन बकवेल ने चेतावनी दी। हाँ, और शायद कुछ शेर भी। रैटल शर्ट, हार्मा द डॉग्स हेड, ऑल्फिन क्रोकिलर। मैं उन्हें उतना ही जानता हूं जितना तुम जानते हो बकवेल, थोरेन स्मॉलवुड ने जवाब दिया। और मेरा मतलब है कि हर किसी का सिर काट दिया जाए। ये जंगली लोग हैं, कोई सैनिक नहीं। कुछ 100 नायक जो नशे में धुत हैं, महिलाओं, बच्चों और दासों की एक बड़ी भीड़ के बीच। हम उन पर हावी हो जाएंगे और उन्हें चीखते हुए वापस उनकी झोपड़ियों में भेज देंगे। उन्होंने कई घंटों तक बहस की और कोई समझौता नहीं हुआ। बूढ़ा भालू पीछे हटने के लिए बहुत जिद्दी था, लेकिन वह लड़ाई की तलाश में मिल्क वाटर की ओर नहीं भागा। अंत में कुछ और दिन शैडो टॉवर से पुरुषों के आने का इंतजार करने और अगर वे नहीं आए तो फिर से बात करने के अलावा कोई फैसला नहीं हुआ था। और अब वे थे, जिसका अर्थ था कि निर्णय में अब और देरी नहीं की जा सकती थी। जॉन कम से कम इतना तो खुश था। यदि उन्हें मेन्स रेडर से लड़ना ही है तो इसे जल्दी ही किया जाए। उसने डोलोरस एड को आग के पास पाया, जो शिकायत कर रहा था कि जब लोग जंगल में हॉर्न बजाने पर जोर देते हैं तो उसके लिए सोना कितना मुश्किल हो जाता है। जॉन ने उसे शिकायत करने के लिए कुछ नया दिया। साथ में उन्होंने हेक को जगाया, जिसने शापों की धारा के साथ लॉर्ड कमांडर के आदेशों को प्राप्त किया। तो मैं बचाया, लेकिन फिर भी वह उठ गया और जल्द ही उसके 1 दर्जन भाई सूप के लिए जड़ें काट रहे थे। जॉन के शिविर को पार करते ही सैम फूला हुआ आया। काले हुड के नीचे उसका चेहरा चांद की तरह पीला और गोल था। मैंने हॉर्न सुना। क्या तुम्हारे चाचा वापस आ गए हैं? मुट्ठी के नीचे उसे जो लबादा मिला था वह उसके चाचा या उसके किसी आदमी का हो सकता था। यहां तक कि बूढ़े भालू ने भी यह बात स्वीकार की। हालांकि उन्होंने इसे वहां क्यों दफनाया होगा, ड्रैगन ग्लास के कैश के चारों ओर लपेटा, कोई नहीं कह सकता था। सैम, मुझे जाना है। रिंग वॉल पर उसने पाया कि पहरेदार आधी जमी हुई धरती से कीलें खिसकाकर एक रास्ता बना रहे थे। ज्यादा समय नहीं बीता था जब शैडो टॉवर के पहले भाइयों ने ढलान पर चढ़ना शुरू किया। वे पूरी तरह चमड़े और फर में थे। यहां वहां थोड़ा स्टील या कांस्य का सामान था। मोटी दाढ़ी ने कठोर दुबले चेहरों को ढका हुआ था और उन्हें अपने गैरों की तरह झबरा दिख रहा था। जॉन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनमें से कुछ घोड़े पर 2-2 सवार थे। जब उसने और करीब से देखा तो यह स्पष्ट था कि उनमें से कई घायल थे। रास्ते में परेशानी हुई है। धीमे बोलने और तेज काम करने वाला, भाले की तरह लंबा और सीधा, लंबे हाथ पैरों वाला और गंभीर। अपने आदमियों से अलग वह साफ सुथरा था। उसके बाल उसकी हेलमेट के नीचे से एक मोटी चोटी में गिरे हुए थे, जिस पर पाला पड़ा हुआ था। और उसने जो काले कपड़े पहने थे वे इतने फीके थे कि वे शायद भूरे हो गए थे। लगाम थामे हुए हाथ में केवल अंगूठा और तर्जनी बची थी। बाकी उंगलियां जंगली जानवर की कुल्हाड़ी पकड़ने में कट गई थीं, जो अन्यथा उसकी खोपड़ी को चीर देती। ऐसा कहा जाता है कि उसने कुल्हाड़ी मारने वाले के चेहरे पर अपनी अपंग मुट्ठी मार दी थी, जिससे खून उसकी आंखों में चला गया और उसने उसे अंधा होने पर मार डाला। उस दिन से दीवार के पार जंगली लोगों ने इससे ज्यादा निर्दयी कोई दुश्मन नहीं देखा था। जॉन ने उसका अभिवादन किया। लॉर्ड कमांडर मॉर्मंट आपसे तुरंत मिलेंगे। मैं आपको उनके तंबू में ले जाऊंगा। खोरिन अपनी काठी से नीचे उतरा। मेरे आदमी भूखे हैं और हमारे घोड़ों की देखभाल की जरूरत है। उन सभी की देखभाल की जाएगी। रेंजर ने अपना घोड़ा अपने एक आदमी की देखभाल में दे दिया और उसके पीछे चल दिया। तुम जॉन स्नो हो। तुम में अपने पिता की शक्ल है। क्या तुम उसे जानते हो मेरे प्रभु? मैं कोई प्रभु नहीं हूं, सिर्फ नाइट वॉच का भाई हूं। मैं लॉर्ड एडार्ड को जानता था, हाँ, और उसके पिता को उससे पहले। जॉन को खोरिन के लंबे कदमों के साथ चलने के लिए अपने कदम जल्दी करने पड़े। लॉर्ड रिकार्ड मेरे जन्म से पहले ही मर गए थे। वह वॉच का दोस्त था। खोरिन ने पीछे देखा। ऐसा कहा जाता है कि एक भयानक भेड़िया तुम्हारे साथ भागता है। भूत को भोर तक वापस आ जाना चाहिए। वह रात में शिकार करता है। उन्होंने डोलोरस एड को बेकन का एक टुकड़ा भूनते और ओल्ड बियर की कुक फायर पर एक केतली में 1 दर्जन अंडे उबालते हुए पाया। मॉर्मॉन्ट अपनी लकड़ी और चमड़े की कैंप कुर्सी पर बैठा था। मुझे तुम्हारे लिए डर लगने लगा था। क्या तुम मुसीबत में पड़ गए? हम ऑल्फिन क्रोकिलर से मिले। मेंस ने उसे दीवार के किनारे टोही करने के लिए भेजा था और हम उसके वापस लौटने के संयोग से मिले। खोरिन ने अपना हेलमेट उतार दिया।
अल्फिन अब राज्य को परेशान नहीं करेगा, लेकिन उसके कुछ साथी हमसे बच गए। हमने जितने लोगों को मार सकते थे मार डाला, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग वापस पहाड़ों पर लौट जाएं। और कीमत, 4 भाई मारे गए, 1 दर्जन घायल, 1/3 दुश्मन जितने ही थे, और हमने बंदी बनाए। एक अपने घावों से जल्दी मर गया, लेकिन दूसरा पूछताछ के लिए काफी समय तक जीवित रहा। इस बारे में अंदर बात करना बेहतर होगा। जॉन आपके लिए एक हॉर्न ऑफ एले लाएगा, या आप मसालेदार गर्म वाइन पसंद करेंगे? उबला हुआ पानी पर्याप्त होगा, एक अंडा और बेकन का एक टुकड़ा, जैसा आप चाहें। मॉर्मॉन्ट ने टेंट का फ्लैप उठाया और खोरिन हाफ हैंड झुका और अंदर चला गया। एड केतली के ऊपर खड़ा था और चम्मच से अंडे हिला रहा था। मुझे उन अंडों से ईर्ष्या होती है, उसने कहा। मुझे अब थोड़ा उबालने की जरूरत है। अगर केतली बड़ी होती तो मैं उसमें कूद सकता था। हालांकि मैं पानी की बजाय वाइन पीना पसंद करूंगा। गर्म और नशे में मरने से भी बदतर तरीके हैं। मैं जानता हूं कि एक बार एक भाई ने खुद को शराब में डुबो लिया था। हालांकि यह एक खराब विंटेज थी और उसकी लाश ने इसे बेहतर नहीं बनाया। तुमने शराब पी? एक भाई को मृत पाना एक भयानक बात है। आपको भी एक ड्रिंक की जरूरत होगी, लॉर्ड स्नो। एड ने केतली को हिलाया और एक चुटकी और जायफल डाला। बेचैन जॉन आग के पास बैठ गया और एक छड़ी से उसे छेड़ा। वह तंबू के अंदर बूढ़े भालू की आवाज सुन सकता था, जो कौवे की चीख और खोरिन हाफ हैंड के धीमे स्वर से टकरा रही थी, लेकिन वह शब्दों को समझ नहीं पाया। अल्फिन क्रॉकेलर मर गया, यह अच्छी बात है। वह जंगली हमलावरों में सबसे खूनी था। उसका नाम उसके द्वारा मारे गए काले भाइयों के नाम पर पड़ा था। तो ऐसी जीत के बाद खोरिन इतना गंभीर क्यों लग रहा है? जॉन को उम्मीद थी कि शैडो टॉवर से लोगों के आने से कैंप में उत्साह बढ़ेगा। कल रात ही वह पेशाब से अंधेरे में वापस आ रहा था जब उसने 5 या 6 लोगों को आग के अंगारों के चारों ओर धीमी आवाज में बात करते सुना। जब उसने चेट को यह कहते हुए सुना कि अब समय आ गया है कि वे वापस लौटें, तो जॉन सुनने के लिए रुक गया। यह एक बूढ़े आदमी की मूर्खता है। फ्रॉस्ट फैंग्स में दिग्गज वॉर्गन इससे भी बदतर चीजें हैं, लार्क द सिस्टरमैन ने कहा। मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं। ओल्ड बियर तुम्हें कोई विकल्प नहीं देना चाहता। हो सकता है कि हम उसे कोई विकल्प न दें, चेट ने कहा। तभी कुत्तों में से एक ने अपना सिर उठाया और गुर्राया, और उसे जल्दी से दूर जाना पड़ा, इससे पहले कि वह दिखाई दे। मुझे यह सुनने के लिए नहीं बनाया गया था, उसने सोचा। उसने कहानी को मॉर्मॉन्ट तक ले जाने के बारे में सोचा, लेकिन वह अपने भाइयों के बारे में बताने के लिए खुद को नहीं ला सका। यहां तक कि चेट और सिस्टरमैन जैसे भाई भी। ये सिर्फ खोखली बातें थीं, उसने खुद से कहा। वे ठंडे और डरे हुए हैं, हम सभी हैं। जंगल के ऊपर पथरीली चोटी पर बैठे हुए यहां इंतजार करना कठिन था, यह सोचते हुए कि कल क्या होगा। अदृश्य दुश्मन हमेशा सबसे भयानक होता है। जॉन ने अपने नए खंजर को म्यान से बाहर निकाला और चमकदार काले कांच के खिलाफ खेलती लपटों का अध्ययन किया। उसने लकड़ी के मूठ को खुद बनाया था और पकड़ बनाने के लिए उसके चारों ओर भांग की रस्सी लपेटी थी। बदसूरत, लेकिन यह काम आया। दुखी एड ने कहा कि कांच के चाकू शूरवीर की छाती पर निप्पल की तरह ही उपयोगी होते हैं। वो एक निपा दे, लेकिन जॉन इतना निश्चित नहीं था। ड्रैगन ग्लास ब्लेड स्टील से ज्यादा तेज था, हालांकि कहीं ज्यादा भंगुर। इसे किसी कारण से दफनाया गया होगा। उसने ग्रेन के लिए भी एक खंजर बनाया था और लॉर्ड कमांडर के लिए एक और। युद्ध का सींग उसने सैम को दिया था। करीब से जांच करने पर सींग टूटा हुआ पाया गया था और सारी गंदगी साफ करने के बाद भी जॉन उसमें से कोई आवाज नहीं निकाल पाया था। रिम भी टूटा हुआ था, लेकिन सैम को पुरानी चीजें पसंद थीं, यहां तक कि बेकार पुरानी चीजें भी। इससे पीने का सींग बनाओ, जॉन ने उससे कहा, और हर बार जब तुम इसे पियोगे तो तुम्हें याद आएगा कि तुम दीवार के पार पहले लोगों की मुट्ठी तक कैसे पहुंचे थे। उसने सैम को एक भाला और 1 दर्जन तीर के सिरे भी दिए और बाकी को अपने दूसरे दोस्तों में किस्मत आजमाने के लिए बांट दिया। बूढ़ा भालू खंजर से खुश लग रहा था, लेकिन वह अपनी बेल्ट पर एक स्टील का चाकू रखना पसंद करता था। जॉन ने देखा था। मॉर्मॉन्ट इस बारे में कोई जवाब नहीं दे सका कि लबादा किसने दफनाया होगा या इसका क्या मतलब हो सकता है। शायद खोरिन को पता हो। हाफ हैंड किसी भी अन्य जीवित व्यक्ति की तुलना में जंगल में अधिक गहराई तक गया था। तुम सेवा करना चाहते हो या मैं करूं? जॉन ने खंजर को म्यान में रख लिया। मैं करूंगा। वह सुनना चाहता था कि वे क्या कह रहे थे। एड ने जई की रोटी के एक बासी गोल से
3 मोटे टुकड़े काटे, उन्हें एक लकड़ी की थाली में रखा, उन पर बेकन और बेकन के टपकाव को डाला और एक कटोरे में कड़ी मेहनत से पके हुए अंडे भरे। जॉन ने एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में थाली ली और लॉर्ड कमांडर के तंबू में वापस चला गया। खोरिन फर्श पर क्रॉस लेग बैठा था, उसकी रीढ़ एक भाले की तरह सीधी थी। बोलते समय मोमबत्ती की रोशनी उसके गालों के सख्त सपाट तल पर टिमटिमा रही थी। रैटल शर्ट, वीपिंग मैन और हर दूसरे प्रमुख बड़े और छोटे, वह कह रहा था, उनके पास वॉर्ग भी हैं और मैमथ, और जितनी ताकत हमने सपने में भी नहीं सोची होगी, या ऐसा उसने दावा किया। मैं इसकी सच्चाई की कसम नहीं खाऊंगा। एबेन का मानना है कि वह आदमी हमें अपनी जिंदगी को थोड़ा और लंबा करने के लिए कहानियां सुना रहा था। सच हो या झूठ, दीवार को चेतावनी दी जानी चाहिए, ओल्ड बियर ने कहा जब जॉन ने उनके बीच थाली रखी। और राजा? कौन सा राजा? सभी, सच्चे और झूठे दोनों ही समान हैं। अगर वे राज्य पर दावा करना चाहते हैं तो उन्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। हाफहैंड ने खुद को एक अंडा पकड़ा और उसे कटोरे के किनारे पर फोड़ दिया। ये राजा जो चाहेंगे करेंगे, उसने छिलका उतारते हुए कहा। संभवतः यह काफी कम होगा। सबसे अच्छी उम्मीद विंटरफेल है। स्टार्क्स को उत्तर की ओर बढ़ना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से। ओल्ड बियर ने एक नक्शा खोला, उस पर भौहें सिकोड़ी, उसे एक तरफ फेंक दिया, दूसरा खोला। वह सोच रहा था कि हथौड़ा कहां गिरेगा। जॉन इसे देख सकता था। वॉच ने कभी दीवार के 100 लीग के साथ 17 महलों पर कब्जा कर रखा था, लेकिन भाईचारे के कम होते जाने के कारण उन्हें एक एक करके छोड़ दिया गया था। अब केवल 3 में ही पहरेदारी थी। एक ऐसा तथ्य जिसे मेन्स रेडर भी उतना ही जानता था जितना वे जानते थे। सर एलिसर थॉर्न किंग्स लैंडिंग से नए सैनिकों को वापस लाएंगे, हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर हम शैडो टावर से ग्रेगार्ड और ईस्ट वॉच से लॉन्ग बैरो पर कब्जा कर लें, ग्रेगार्ड काफी हद तक ढह चुका है। अगर लोग मिल जाएं तो स्टोन डोर बेहतर काम करेगा। शायद आइसमार्क और डीप लेक भी, बीच बीच में युद्ध के मैदानों पर रोजाना गश्त के साथ। गश्त, हाँ, अगर हम कर सकें तो दिन में 2 बार। दीवार अपने आप में एक दुर्जय बाधा है। बिना बचाव के यह उन्हें रोक नहीं सकता, फिर भी यह उन्हें विलंबित करेगा। मेजबान जितना बड़ा होगा, उन्हें उतना ही अधिक समय चाहिए होगा। वे जो खालीपन पीछे छोड़ गए हैं, उससे उन्हें अपनी महिलाओं को अपने साथ लाने का इरादा होना चाहिए, उनके बच्चे भी और जानवर। क्या आपने कभी बकरी को सीढ़ी चढ़ते देखा है? रस्सी, उन्हें सीढ़ी या एक बड़ा रैंप बनाने की आवश्यकता होगी। इसमें कम से कम एक चांद का चक्कर लगेगा, शायद अधिक समय भी। मेंस को पता होगा कि उसके लिए सबसे अच्छा मौका दीवार के नीचे से गुजरना है, एक गेट के माध्यम से या एक दरार। मॉर्मॉन्ट का सिर तेजी से ऊपर उठा। क्या वे दीवार पर चढ़ने या उसके नीचे बिल बनाने की योजना नहीं बना रहे हैं मेरे प्रभु? वे इसे तोड़ने की योजना बना रहे हैं। दीवार 700 फीट ऊंची है और आधार पर इतनी मोटी है कि इसे कुदाल और कुल्हाड़ियों से काटने के लिए 1 साल में 100 आदमी लगेंगे। फिर भी मॉर्मॉन्ट ने अपनी दाढ़ी नोचते हुए भौहें सिकोड़ी। कैसे? और कैसे? जादू। खोरिन ने अंडे को आधा काट लिया। और क्यों मेंस ने फ्रॉस्ट फैंग्स में अपनी ताकत इकट्ठा करने का विकल्प चुना? वे धूमिल और कठोर हैं और दीवार से एक लंबा थकाऊ मार्च है। मुझे उम्मीद थी कि उसने मेरे रेंजरों की नजरों से अपनी जमात छिपाने के लिए पहाड़ों को चुना होगा। शायद, खोरिन ने अंडे को खत्म करते हुए कहा। लेकिन मुझे लगता है कि और भी कुछ है। वह ऊंची ठंडी जगहों पर कुछ खोज रहा है। वह कुछ ऐसा खोज रहा है जिसकी उसे जरूरत है। कुछ? मॉर्मॉन्ट के कौवे ने अपना सिर उठाया और चिल्लाया। तंबू के नजदीक चाकू की तरह आवाज तेज थी। कुछ शक्ति। यह क्या है? हमारा बंदी नहीं बता सका। उससे शायद बहुत तेजी से सवाल पूछे गए थे और बहुत कुछ अनकहा रह गया। मुझे संदेह है कि वह किसी भी मामले में जानता था। जॉन बाहर हवा सुन सकता था। यह एक ऊंची पतली आवाज बनाती थी क्योंकि यह रिंगवॉल के पत्थरों से होकर गुजरती थी और तंबू की रस्सियों को खींचती थी। मॉर्मॉन्ट ने सोच समझकर अपना मुंह रगड़ा। कुछ शक्ति, उसने दोहराया। मुझे पता होना चाहिए। तो आपको पहाड़ों में स्काउट्स भेजने होंगे। मैं और लोगों को जोखिम में डालने से कतराता हूं। हम सिर्फ मर सकते हैं। हम ये काले कपड़े क्यों पहनते हैं सिवाय राज्य की रक्षा के लिए मरने के? मैं 15 लोगों को भेजूंगा, 5-5 के 3 समूहों में। एक मिल्क वाटर की जांच करने के लिए
एक स्किर्लिंग दर्रे की एक जायंट स्टेयर पर चढ़ने के लिए जर्मन बकवेल, थॉरेन स्मॉलवुड और मैं कमान संभालूंगा, यह जानने के लिए कि उन पहाड़ों में क्या इंतजार कर रहा है। इंतजार करता है, कौवा चिल्लाया। इंतजार करता है। लॉर्ड कमांडर मॉर्मोंट ने अपनी छाती में गहरी सांस ली। मुझे कोई और विकल्प नहीं दिखता, उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन अगर आप वापस नहीं आते हैं, फ्रॉस्ट फैंग्स से कोई नीचे आएगा, मेरे भगवान, रेंजर ने कहा। अगर हम पर तो सब ठीक है, यदि नहीं तो यह मेंस रेडर होगा और आप उसके रास्ते में सीधे बैठेंगे। वह दक्षिण की ओर मार्च नहीं कर सकता और आपको पीछे छोड़कर उसका पीछा करने और उसे परेशान करने के लिए नहीं छोड़ सकता। उसे हमला करना होगा। यह एक मजबूत जगह है। इतनी मजबूत नहीं, बटा मोमेंट ने कहा। तो फिर हम सभी मर जाएंगे। हमारा मरना दीवार पर हमारे भाइयों के लिए समय खरीदेगा। मरो, कौवा बुदबुदाया, मॉर्मोंट के कंधों पर चलते हुए। मरो 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 मरो। बूढ़ा भालू झुककर चुप बैठा रहा, मानो बोलने का बोझ उसके लिए सहन करने के लिए बहुत भारी हो गया हो। लेकिन अंत में उसने कहा, देवता मुझे क्षमा करें, अपने आदमी चुनिए। खोरीन हाफ हैंड ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें जॉन से मिली और उन्हें एक लंबे समय तक टिकाए रखा। बहुत अच्छा, मैं जॉन स्नो को चुनता हूं। मॉर्मोंट ने पलकें झपकाई। वह बमुश्किल एक लड़के से ज्यादा है और मेरे प्रबंधक के अलावा एक रेंजर भी नहीं। टॉयलेट आपकी भी देखभाल कर सकता है, मेरे प्रभु। खोरीन ने अपने अपंग 2 उंगलियों वाले हाथ को उठाया। पुराने देवता अभी भी दीवार के पार मजबूत हैं, पहले पुरुषों के देवता और स्टार्क्स। मॉर्मोंट ने जॉन को देखा। इसमें आपकी क्या इच्छा है? जाने की, उसने तुरंत कहा। बूढ़ा आदमी उदास होकर मुस्कुराया। मुझे लगा कि यह हो सकता है। जब जॉन खोरेन हाफ हैंड के बगल वाले तंबू से बाहर निकला तो भोर हो चुकी थी। हवा उनके चारों ओर घूम रही थी। उनके काले लबादे हिल रहे थे और आग से लाल अंगारों की एक चिंगारी उड़ रही थी। हम दोपहर को सवारी करेंगे, रेंजर ने उससे कहा। अपने उस भेड़िए को ढूंढना सबसे अच्छा होगा। टायरियन रानी राजकुमार टॉमन को दूर भेजने का इरादा रखती है। वे छाया और टिमटिमाती मोमबत्तियों से घिरे सेप्ट के शांत अंधेरे में अकेले घुटनों के बल बैठे थे। लेकिन फिर भी लैंसेल ने अपनी आवाज धीमी रखी। लॉर्ड जाइल्स उसे रोज भी ले जाएंगे, और वहां उसे एक पेज की एड में छिपा देंगे। वे उसके बालों को काला करने और सभी को यह बताने की योजना बना रहे हैं कि वह एक हेज नाइट का बेटा है। क्या वह भीड़ से डरती है या मुझसे? दोनों से, लैंसेल ने कहा। टायरियन को इस चाल के बारे में कुछ नहीं पता था। क्या वैरीज के छोटे पक्षियों ने उसे एक बार के लिए भी निराश किया था? उसने सोचा कि मकड़ियों को भी सिर हिलाना चाहिए, या फिर वह हिजड़ा उससे कहीं ज्यादा गहरा और ज्यादा चालाक खेल खेल रहा था जितना वह जानता था। आपका धन्यवाद सर। क्या आप मुझे वह वरदान देंगे जो मैंने आपसे मांगा था? शायद। लैंसेल अगली लड़ाई में खुद की कमान चाहता था। मूंछें बढ़ाने से पहले मरने का एक शानदार तरीका, लेकिन युवा शूरवीर हमेशा खुद को अजेय समझते हैं। अपने चचेरे भाई के भाग जाने के बाद टायरियन रुक गया। योद्धा की वेदी पर उसने एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाई। मेरे भाई पर नजर रखो, तुम खूनी कमीने, वह तुम्हारा ही एक है। उसने अजनबी के लिए दूसरी मोमबत्ती जलाई, अपने लिए। उस रात जब रेड कीप अंधेरा था, ब्रॉन ने उसे एक पत्र सील करते हुए पाया। इसे सर जैकलिन बायवाटर के पास ले जाओ। बॉने ने चर्मपत्र पर गर्म सुनहरा मोम टपकाया। इसमें क्या लिखा है? ब्रॉन पढ़ नहीं सकता था, इसलिए उसने बेशर्मी से सवाल पूछे। वह अपनी 50 बेहतरीन तलवारें लेकर रोज रोड की टोह लेगा। टायरियन ने अपनी मुहर को नरम मोम में दबाया। स्टैनिस किंग्स रोड से आने की संभावना है। ओह, मुझे पता है। बायवाटर से कहो कि वह पत्र में लिखी बातों की परवाह न करे और अपने आदमियों को उत्तर की ओर ले जाए। उसे रोसबी रोड पर जाल बिछाना है। लॉर्ड जाइल्स 1 या 2 दिन में अपने महल के लिए रवाना हो जाएगा। उसके साथ 1 दर्जन सैनिक, कुछ नौकर और मेरा भतीजा होगा। राजकुमार टॉमन शायद पेज की तरह कपड़े पहने हुए होंगे। तुम चाहते हो कि लड़का वापस लाया जाए, बस इतना ही? नहीं, मैं चाहता हूं कि उसे महल में ले जाया जाए। लड़के को शहर से निकालना उसकी बहन की बेहतर धारणाओं में से एक था। टायरियन ने फैसला किया था। रोसबी में टॉमन भीड़ से सुरक्षित रहेगा और उसे अपने भाई से अलग रखना भी स्टैनिस के लिए चीजों को और मुश्किल बना देगा। भले ही उसने किंग्स लैंडिंग ले ली और जोफ्रे को मार डाला,
फिर भी उसके पास मुकाबला करने के लिए एक लैनिस्टर दावेदार होगा। लॉर्ड जाइल्स भागने के लिए बहुत बीमार है और लड़ने के लिए बहुत कायर है। वह अपने महल के मालिक को द्वार खोलने का आदेश देगा। एक बार दीवारों के अंदर जाने के बाद बायवॉटर को गैरिसन को बाहर निकालना है और टॉमन को वहां सुरक्षित रखना है। उससे पूछें कि उसे लॉर्ड बायवॉटर की आवाज कैसी लगती है। लॉर्ड ब्रॉन की आवाज बेहतर होगी। मैं भी तुम्हारे लिए लड़के को पकड़ सकता हूं। मैं उसे अपने घुटनों पर झुलाऊंगा और उसे नर्सरी गीत गाऊंगा अगर इसमें कोई आधिपत्य है। मुझे यहां तुम्हारी जरूरत है, टायरियन ने कहा, और मैं अपने भतीजे को लेकर तुम पर भरोसा नहीं करता। ब्रॉन के भाड़े के तलवारबाज उसे उसके दुश्मनों को बेचने के लिए ज्यादा उपयुक्त थे। नए स्वामी को पुराने स्वामी के साथ क्या करना चाहिए? वह जो चाहे करे, जब तक वह उसे खाना खिलाना याद रखे। मैं नहीं चाहता कि वह मर जाए। टायरियन ने मेज से दूर धकेल दिया। मेरी बहन राजकुमार के साथ किंग्सगार्ड में से एक को भेजेगी। ब्रॉन चिंतित नहीं था। हाउंड जोफ्रे का कुत्ता है, वह उसे नहीं छोड़ेगा। आयरन हैंड के सोने के लबादे दूसरों को आसानी से संभाल सकते हैं। अगर मारने की बात आती है तो सर जैकलिन से कहो कि मैं टॉमन के सामने ऐसा नहीं होने दूंगा। टायरियन ने गहरे भूरे रंग के ऊन का एक भारी लबादा पहना। मेरा भतीजा कोमल हृदय का है। क्या तुम्हें यकीन है कि वह लैनिस्टर है? मुझे सर्दी और युद्ध के अलावा किसी और बात का यकीन नहीं है, उसने कहा। आओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ दूरी तक चलूंगा। चटाया का, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो। वे उत्तरी दीवार में एक पोस्टर्न गेट से निकल गए। टायरियन ने अपने घोड़े की एड़ी में दम लगाया और शैडो ब्लैक लेन से नीचे उतरा। कुछ छिपकर चलने वाले लोग पक्की सड़कों पर टापों की आवाज सुनकर गलियों में घुस गए, लेकिन किसी ने भी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं की। परिषद ने उसका कर्फ्यू बढ़ा दिया था। शाम की घंटियां बजने के बाद सड़कों पर निकलना मौत के समान था। इस उपाय ने किंग्स लैंडिंग में कुछ हद तक शांति बहाल कर दी थी और सुबह की गलियों में मिलने वाली लाशों की संख्या को चौथाई कर दिया था। फिर भी वैरीज ने कहा कि लोगों ने इसके लिए उसे कोसा। उन्हें आभारी होना चाहिए कि उनके पास शाप देने के लिए सांस है। कॉपरस्मिथ के वाइन के साथ आगे बढ़ते समय एक जोड़ी सोने के लबादे ने उनका सामना किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्होंने किसे चुनौती दी है तो उन्होंने हैंड से क्षमा मांगी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए इशारा किया। ब्रॉन मडगेट के लिए दक्षिण की ओर मुड़ गया और वे अलग हो गए। टायरियन चाटिया की ओर चला गया, लेकिन अचानक उसका धैर्य उसे छोड़ गया। वह काठी में घूमा। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। पीछे की सड़क को स्कैन किया। अनुयायियों का कोई संकेत नहीं था। हर खिड़की अंधेरी थी या कसकर बंद थी। उसने गलियों में घूमती हवा के अलावा कुछ नहीं सुना। अगर सेर्सी ने आज रात किसी को मेरा पीछा करने के लिए रखा है तो वह चूहे के रूप में प्रछन्न होना चाहिए। यह सब बकवास है, उसने बड़बड़ाया। वह सावधानी से तंग आ गया था। अपने घोड़े को घुमाते हुए उसने अपने स्पर्श खो दे। अगर कोई मेरे पीछे है तो हम देखेंगे कि वे कितनी अच्छी सवारी करते हैं। वह चांदनी सड़कों पर पत्थरों पर खड़खड़ाते हुए, संकरी गलियों से होते हुए और घुमावदार रास्तों से होते हुए अपने प्यार की ओर दौड़ा। जैसे ही उसने गेट पर दस्तक दी, उसने कांटों वाली पत्थर की दीवारों पर से संगीत की धीमी आवाज सुनी। इब्बीनी में से एक ने उसे अंदर प्रवेश कराया। टायरियन ने उस आदमी को अपना घोड़ा दिया और पूछा, वह कौन है? लॉन्गहॉल की खिड़कियों के हीरे के आकार के शीशे पीली रोशनी से चमक रहे थे और वह एक आदमी को गाते हुए सुन सकता था। इब्बीनी ने कंधे उचका दिए। मोटे पेट वाला गायक। जैसे ही वह अस्तबल से घर की ओर चला, आवाज तेज हो गई। टायरियन को गायक कभी पसंद नहीं थे और उसे यह गायक नस्ल के गायकों से भी कम पसंद था। बिना देखे जब उसने दरवाजा खोला तो वह आदमी रुक गया। मेरे प्रभु हैंड, वह घुटनों के बल बैठा, गंजा और पेट फूला हुआ, बड़बड़ाते हुए, एक सम्मान महाशय। उसे देखते ही शय मुस्कुराई। उसे वह मुस्कान पसंद थी जिस तरह से वह उसके सुंदर चेहरे पर तुरंत और बिना सोचे समझे आ जाती थी। लड़की ने अपनी बैंगनी रेशमी पोशाक पहनी हुई थी जिस पर चांदी के कपड़े का एक पट्टा बंधा हुआ था। उसके काले बाल और उसकी चिकनी क्रीम त्वचा के रंग के साथ ये रंग झंझ रहे थे। स्वीटलिंग, उसने उसे पुकारा। और यह कौन है? गायक ने अपनी आंखें उठाई। मुझे साइमन सिल्वर टंग कहा जाता है मेरे स्वामी। एक वादक, एक गायक, एक कथावाचक।
और एक महान मूर्ख, टायरियन ने समाप्त किया। जब मैं अंदर आया तो आपने मुझे क्या पुकारा? मैंने केवल साइमन की जीभ में चांदी शीशे में बदल गई थी। मेरे स्वामी हैंड, मैंने कहा। एक समझदार आदमी मुझे ना पहचानने का नाटक करता। ऐसा नहीं है कि मैं मूर्ख बन जाता, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए थी। अब मैं आपके साथ क्या करूं? आप मेरी प्यारी शे के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि वह कहां रहती है। आप जानते हैं कि मैं रात में अकेले आता हूं। मैं कसम खाता हूं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इस बात पर हम सहमत हैं। शुभ रात्रि। टायरियन ने शे को सीढ़ियों से ऊपर ले गया। मेरा गायक शायद अब फिर कभी ना गाए, उसने चिढ़ाते हुए कहा। तुमने उसकी आवाज को डरा दिया है। थोड़ा डर उसे उन ऊंचे सुरों तक पहुंचने में मदद करेगा। उसने उनके शयन कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। तुम उसे चोट तो नहीं पहुंचाओगी, है ना? उसने एक सुगंधित मोमबत्ती जलाई और उसके जूते उतारने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। जिस रात तुम नहीं आती हो, उसके गाने मुझे खुश करते हैं। काश मैं हर रात आ पाता, उसने कहा जब उसने उसके नंगे पैरों को रगड़ा। वह कितना अच्छा गाता है, कुछ से बेहतर, दूसरों जितना अच्छा नहीं। टायरियन ने उसका लबादा खोला और अपना चेहरा उसके स्तनों के बीच दबा लिया। शहर की इस बदबूदार गंदगी में भी वह हमेशा उसे साफ सुथरी महक देती थी। अगर तुम चाहो तो उसे अपने पास रखो, लेकिन उसे अपने पास रखो। मैं उसे शहर में भटकते हुए बर्तनों की दुकानों में कहानियां फैलाते हुए नहीं जाने दूंगा। वह नहीं करेगा, उसने शुरू किया। टायरियन ने अपने मुंह से उसका मुंह ढक दिया। वह काफी बातें कर चुका था। उसे शे की जांघों के बीच मिलने वाले आनंद की मधुर सादगी की जरूरत थी। यहां कम से कम उसका स्वागत था, उसकी जरूरत थी। बाद में उसने अपना हाथ उसके सिर के नीचे से निकाला, अपना एनेलिका अंगरखा पहना और बगीचे में चला गया। फलों के पेड़ों की पत्तियों पर आधा चांद चांदी की तरह चमक रहा था और पत्थर के स्नान तालाब की सतह पर चमक रहा था। टायरियन पानी के पास बैठ गया। उसके दाईं ओर कहीं एक क्रिकेट चहक रहा था, एक अजीब तरह की घरेलू आवाज। यहां शांति है, उसने सोचा, लेकिन कब तक? किसी बदबूदार चीज की गंध ने उसे अपना सिर घुमाने पर मजबूर कर दिया। शे उसके पीछे दरवाजे पर खड़ी थी। उसने चांदी की पोशाक पहनी हुई थी जो उसने उसे दी थी। मुझे सर्दियों की तरह सफेद एक नौकरानी पसंद थी, जिसके बालों में चांदनी थी। उसके पीछे भीख मांगने वाले भाइयों में से एक खड़ा था, गंदे पैच वाले लबादे में एक मोटा आदमी। उसके नंगे पैर गंदगी से सने हुए थे। एक कटोरा लटका हुआ था। उसकी गर्दन के चारों ओर एक चमड़े की डोरी थी, जहां एक सेप्टन ने एक क्रिस्टल पहना होता। उसकी गंध से एक चूहे का गला रुक जाता। लॉर्ड वेरीज आपसे मिलने आए हैं, शे ने घोषणा की। भीख मांगने वाले भाई ने उसे देखकर आश्चर्यचकित होकर पलकें झपकाईं। टायरियन हंसा। निश्चित रूप से। ऐसा कैसे हुआ कि जब मैं नहीं जानती थी तो आप उसे जानती थी? उसने कंधे उचका दिए। यह अभी भी वही है, केवल अलग कपड़े पहने हुए हैं। एक अलग रूप, एक अलग गंध, एक अलग तरह का चलना, टायरियन ने कहा। अधिकांश पुरुष धोखा खा जाएंगे, और शायद अधिकांश महिलाएं, लेकिन वेश्याएं नहीं। एक वेश्या पुरुष को देखना सीखती है, उसके पहनावे को नहीं, या वह किसी गली में मृत पाई जाती है। वेरीज दुखी दिख रहा था, और उसके पैरों पर झूठे पपड़ी के कारण नहीं। टायरियन ने ठहाका लगाया। मुझे आपको यह बताने में डर लग रहा है कि मैं क्यों आई हूं, मेरे प्रभु, वेरीज ने कहा जब शे ने उन्हें छोड़ दिया था। मैं भयानक समाचार लेकर आई हूं। तुम्हें काले पंख पहनने चाहिए वेरीज। तुम किसी भी कौवे की तरह ही एक बुरा शगुन हो। अजीब तरह से। टायरियन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अगला सवाल पूछने से आधा डर रहा था। क्या यह जैमी है? अगर उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया है तो कुछ भी उन्हें नहीं बचा सकता। नहीं मेरे प्रभु, एक अलग मामला है। सर कॉर्टनी पेनरोज मर चुकी है। स्टॉर्म एंड ने स्टैनिस बाराथियों के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। निराशा ने टायरियन के दिमाग से अन्य सभी विचारों को निकाल दिया। जब शे शराब लेकर लौटा तो उसने एक घूंट लिया और कप को घर की दीवार से टकराने के लिए फेंक दिया। उसने खुद को टुकड़ों से बचाने के लिए एक हाथ उठाया। कौन मेरे प्रभु? सर कॉर्टनी या लॉर्ड स्टैनिस? दोनों। स्टॉर्म्स एंड मजबूत था। इसे आधे साल या उससे अधिक समय तक टिके रहना चाहिए था। उसके पिता के लिए रॉब स्टार्क के साथ खत्म करने के लिए पर्याप्त समय। यह कैसे हुआ? वेरीज ने शे की ओर देखा। मेरे प्रभु, क्या हमें आपकी प्यारी महिला की नींद में ऐसी गंभीर और खूनी बातों से खलल डालना चाहिए?
एक महिला डर सकती है, शे ने कहा, लेकिन मैं नहीं। तुम्हें डरना चाहिए, टायरियन ने उससे कहा। स्टॉर्म एंड के गिरने के साथ स्टैनिस जल्द ही अपना ध्यान किंग्स लैंडिंग की ओर लगाएगा। उसे अब उस शराब को फेंकने का पछतावा हो रहा था। लॉर्ड वेरीज, हमें एक पल दीजिए और मैं आपके साथ महल में वापस आ जाऊंगा। मैं अस्तबल में इंतजार करूंगा। उसने सिर झुकाया और चला गया। टायरियन ने शे को अपने पास खींच लिया। तुम यहां सुरक्षित नहीं हो। मेरे पास मेरी दीवारें हैं और तुम्हारे द्वारा दिए गए गार्ड हैं। सेल्सफोर्ड्स, टायरियन ने कहा। उन्हें ने मेरा सोना काफी पसंद है, लेकिन क्या वे इसके लिए मरेंगे? इन दीवारों के लिए एक आदमी दूसरे के कंधों पर खड़ा हो सकता है और एक पल में खत्म हो सकता है। दंगों के दौरान इस तरह के एक मकान को जला दिया गया था। उन्होंने उस सुनार को मार डाला जो इसके मालिक था, क्योंकि उसके पास पूरा भंडार था। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने हाईसेप्टन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, लॉली का आधा 100 बार बलात्कार किया और सर एरन की खोपड़ी को तोड़ दिया। आपको क्या लगता है कि अगर वे हैंड की महिला पर हाथ डालते हैं तो वे क्या करेंगे? हैंड की वेश्या, तुम्हारा मतलब है? उसने अपनी बड़ी बोल्ड आंखों से उसे देखा। हालांकि मैं आपकी महिला बनूंगी महाशय। मैं उन सभी खूबसूरत चीजों को पहनूंगी जो आपने मुझे दी हैं, साटन और समीत और सोने के कपड़े में। और मैं आपके गहने पहनूंगी और आपका हाथ थामूंगी और दावतों में आपके पास बैठूंगी। मैं आपको बेटे दे सकती हूँ, मुझे पता है कि मैं दे सकती हूँ, और मैं कसम खाती हूँ कि मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। आपके लिए मेरा प्यार मुझे काफी शर्मिंदा करता है। एक मीठा सपना, शे, अब इसे एक तरफ रख दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रानी की वजह से? मैं उससे भी नहीं डरता। मैं डरता हूं तो उसे मार दो और बात खत्म करो। ऐसा नहीं है कि तुम दोनों के बीच कोई प्यार था। टायरियन ने आह भरी। वह मेरी बहन है। जो आदमी अपने ही खून को मारता है वह देवताओं और मनुष्यों की नजर में हमेशा के लिए शापित हो जाता है। इसके अलावा तुम और मैं सेर्सी के बारे में चाहे जो भी सोचें, मेरे पिता और भाई उसे बहुत प्यार करते हैं। मैं 7 राज्यों में किसी भी आदमी के साथ साजिश कर सकता हूं, लेकिन देवताओं ने मुझे तलवारों के साथ जैमी का सामना करने के लिए तैयार नहीं किया है। यंग वुल्फ और लॉर्ड स्टैनिस के पास तलवारें हैं और वे तुम्हें डरा नहीं सकते। तुम कितना कम जानते हो, स्वीटलिंग। उनके खिलाफ मेरे पास हाउस लैनिस्टर की सारी शक्ति है। जैमी या मेरे पिता के खिलाफ मेरे पास मुड़ी हुई पीठ और एक जोड़ी छोटे पैर के अलावा और कुछ नहीं। यह बिस्तर पर खेलने का समय नहीं है, शे। तुम्हारी जान दांव पर लग सकती है। उसकी मुस्कान गायब हो गई थी। अगर मैंने लॉर्ड को नाराज किया है तो मेरा कभी ऐसा मतलब नहीं था। बस, क्या तुम मुझे और गार्ड नहीं दे सकते? टायरियन ने गहरी सांस ली। याद करो कि वह कितनी छोटी है, उसने खुद से कहा। उसने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारे रत्न बदले जा सकते हैं और नए गाउन पुराने से दोगुने सुंदर सिल सकते हैं। मेरे लिए तुम इन दीवारों के भीतर सबसे कीमती चीज हो। रेड कीप भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन यह यहां से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। मैं तुम्हें वहां चाहता हूं। रसोई में उसकी आवाज सपाट थी। बर्तन साफ करना। थोड़ी देर के लिए मेरे पिता ने मुझे अपनी रसोई की नौकरानी बनाया। उसने कहा। उसका मुंह टेढ़ा हो गया। इसलिए मैं भाग गई थी। तुमने मुझे बताया था कि तुम भाग गई क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपनी वेश्या बना लिया था। उसने उसे याद दिलाया। वह भी मुझे उसके बर्तन साफ करना उतना ही पसंद नहीं था जितना मुझे उसका लिंग मेरे अंदर पसंद था। उसने अपना सिर हिलाया। तुम मुझे अपने टॉवर में क्यों नहीं रख सकते? दरबार के आधे लॉर्ड्स बेडवार्मर रखते हैं। मुझे तुम्हें दरबार में ले जाने से साफ मना किया गया था। तुम्हारे बेवकूफ पिता ने, शे ने मुंह बनाया, तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि जितनी चाहो उतनी वेश्याओं को रख सकती हो। क्या वह तुम्हें दाढ़ी विहीन लड़का समझता है? वह क्या कर सकता है? तुम्हें पीट सकता है। उसने उसे थप्पड़ मारा। जोर से नहीं, लेकिन काफी जोर से। लानत है तुम पर, उसने कहा। लानत है तुम पर। मेरा कभी मजाक मत उड़ाओ। तुम पर नहीं। एक पल के लिए शे ने कुछ नहीं कहा। केवल झिंगुर की आवाज थी। चहचहाहट, चहचहाहट। क्षमा करें महामहिम, उसने आखिरकार भारी लकड़ी जैसी आवाज में कहा। मेरा कभी भी निर्लज्ज होने का इरादा नहीं था और मेरा कभी भी तुम पर प्रहार करने का इरादा नहीं था। भगवान भला करे, क्या मैं सेर्सी बन रहा हूं? यह गलत हुआ, उसने कहा। हम दोनों की तरफ से। शे, तुम समझती नहीं हो। वे शब्द जो उसने कभी बोलने का इरादा नहीं किया था,
उसके मुंह से खोखले घोड़े से गुनगुनाते हुए निकल, मैं उसके लिए प्यार में अंधा था और सोचता था कि वह भी मेरे लिए ऐसा ही महसूस करती है। लेकिन मेरे पिता ने मुझे सच्चाई से रूबरू कराया। मेरी दुल्हन एक वेश्या थी जिसे जैमी ने मुझे मर्दानगी का पहला स्वाद देने के लिए रखा था, और मैंने यह सब मान लिया। मैं कितना मूर्ख था। सबक घर तक पहुंचाने के लिए लॉर्ड टाइविन ने मेरी पत्नी को अपने रक्षकों के एक बैरक में दे दिया ताकि वे जैसा चाहें उसका इस्तेमाल कर सकें, और मुझे निगरानी करने का आदेश दिया। और बाकी काम हो जाने के बाद उसे एक आखिरी बार ले जाने के लिए, एक आखिरी बार, बिना किसी प्यार या कोमलता के निशान के। तो तुम उसे वैसे ही याद रखोगे जैसी वह वास्तव में है, उन्होंने कहा। और मुझे उनकी अवहेलना करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे लंड ने मुझे धोखा दिया और मैंने वही किया जो मुझे करने को कहा गया था। उसके साथ काम हो जाने के बाद मेरे पिता ने शादी रद्द कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे हमने कभी शादी ही नहीं की थी, सेप्टन ने कहा। उसने उसका हाथ कस लिया। कृपया टावर ऑफ द हैंड के बारे में और बात न करें। आप थोड़ी देर के लिए ही रसोई में रहेंगी। एक बार जब हम स्टैनिस के साथ काम कर लेंगे तो आपके पास एक और मकान होगा और रेशम आपके हाथों की तरह मुलायम होगा। शे की आंखें बड़ी हो गई थीं, लेकिन वह नहीं पढ़ सका कि उनके पीछे क्या है। अगर मैं पूरे दिन ओवन साफ करूं और प्लेटें खुरचूं तो मेरे हाथ मुलायम नहीं होंगे। क्या आप तब भी उन्हें छूना चाहेंगे जब वे सभी लाल और कच्चे और गर्म पानी और लाई साबुन से फटे हुए हों? पहले से कहीं ज्यादा, उसने कहा। जब मैं उन्हें देखता हूं तो वे मुझे याद दिलाते हैं कि आप कितने बहादुर थे। आज रात वह जितना स्वीकार कर सकती थी वह उतना ही था। यह बात उसे साफ साफ दिख रही थी। उसने उसके गाल को चूमा जहां उसने उसे मारा था, ताकि वार से होने वाली जलन को कुछ कम किया जा सके। मैं तुम्हें बुलाऊंगा। वेरिस अस्तबल में इंतजार कर रहा था, जैसा कि वादा किया गया था। उसका घोड़ा कुंठित और आधा मरा हुआ लग रहा था। टायरियन सवार हुआ। भाड़े के एक सिपाही ने दरवाजा खोला। वे चुपचाप बाहर निकल गए। मैंने उसे टायशा के बारे में क्यों बताया? भगवान मेरी मदद करें, उसने खुद से पूछा। अचानक डर गया। कुछ रहस्य थे जो कभी नहीं बोले जाने चाहिए। कुछ शर्म की बातें जो एक आदमी को अपनी कब्र में ले जानी चाहिए। वह उससे क्या चाहता था? माफी? जिस तरह से उसने उसे देखा था उसका क्या मतलब था? क्या उसे बर्तन साफ करने के विचार से इतनी नफरत थी? या यह उसका कबूलनामा था? मैं उसे यह कैसे बता सकता था और फिर भी सोच सकता था कि वह मुझसे प्यार करेगी? उसका एक हिस्सा कह रहा था और दूसरा हिस्सा मजाक उड़ा रहा था। कह रहा था, मूर्ख बौना, यह केवल सोने और जवाहरात से प्यार करता है। उसकी जख्मी कोहनी धड़क रही थी। हर बार जब घोड़ा एक खुर रखता था तो झटका लगता था। कभी कभी उसे लगभग ऐसा लगता था कि उसने हड्डियों को अंदर से आपस में घिसते हुए सुना है। शायद उसे किसी मास्टर को दिखाना चाहिए, दर्द के लिए कोई औषधि लेनी चाहिए। लेकिन चूंकि पाइसेले ने खुद को जो वह था उसके लिए प्रकट करते हुए टायरियन लैनिस्टर ने उस्तादों पर अविश्वास किया। केवल देवता ही जानते थे कि वे किसके साथ षड्यंत्र कर रहे थे, या उन्होंने आपको जो औषधि दी थी उसमें उन्होंने क्या मिलाया था। वेरीज, उन्होंने कहा, मुझे शय को बिना सिरसी की जानकारी के महल में लाने की जरूरत है। संक्षेप में उन्होंने अपनी रसोई की योजना का खाका खींचा। जब वह समाप्त हो गया तो नपुंसक ने हल्की सी चटकने की आवाज की। मैं अपने स्वामी के आदेशानुसार कार्य करूंगा। सवोई क्या था कौवच का? बेशक, लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए। रसोई घर आंखों और कानों से भरे हुए हैं। भले ही लड़की किसी विशेष संदेह के दायरे में ना आए, वह 1000 सवालों का विषय होगी। वह कहां पैदा हुई थी? उसके माता पिता कौन थे? वह किंग्स लैंडिंग में कैसे आई? सच कभी नहीं चलेगा, इसलिए उसे झूठ बोलना होगा, झूठ और झूठ। उसने टायरियन की ओर देखा, और ऐसी सुंदर युवा रसोई वाली लड़की कामुकता के साथ साथ जिज्ञासा भी जगाएगी। उसे छुआ जाएगा, चुटकी ली जाएगी, थपथपाया जाएगा और दुलारा जाएगा। पॉट बॉय रात में उसके कंबल के नीचे रेंगेंगे। कोई अकेला रसोइया उससे शादी करना चाह सकता है। बेकर्स आटे से सने हाथों से उसके स्तनों को मसलेंगे। मैं उसे चाकू मारने के बजाय दुलारना पसंद करूंगा, टायरियन ने कहा। वेरिज कुछ कदम आगे बढ़ा और कहा, हो सकता है कि कोई और तरीका हो, जैसा कि होता है लेडी टांडा की बेटी की सेवा करने वाली नौकरानी उसके गहने चुरा रही है।
अगर मैं लेडी टांडा को बता दूं तो वह लड़की को तुरंत नौकरी से निकाल देगी और बेटी को एक नई नौकरानी की जरूरत होगी। मैं समझ गया, इसमें संभावनाएं थीं। टायरियन ने तुरंत समझ लिया। एक महिला की नौकरानी रसोइये से भी बढ़िया कपड़े पहनती है और अक्सर 1 या 2 गहने भी पहनती है। शय को इससे प्रसन्न होना चाहिए। और सेर्सी ने लेडी टांडा को उबाऊ और उन्मादी समझा, एक देशलिन और लॉलिस एक मूर्ख। वह उनसे कोई दोस्ताना व्यवहार नहीं करना चाहती थी। लॉलिस डरपोक और भरोसेमंद है, वेरिस ने कहा। उसे जो भी कहानी सुनाई जाएगी वह उसे मान लेगी। जब से भीड़ ने उसका कौमार्य छीन लिया है, वह अपने कमरे से बाहर निकलने से डरती है, इसलिए शय नजरों से उछल रहेगी। लेकिन अगर आपको सांत्वना की जरूरत हो तो वह आसानी से पास रहेगी। हाथ के टॉवर पर नजर रखी जा रही है, तुम भी जानते हो और मैं भी। अगर लॉली की शयन कक्ष की नौकरानी मुझे फोन करने लगे तो सेर्सी जरूर उत्सुक हो जाएगी। मैं बच्चे को बिना देखे तुम्हारे शयन कक्ष में घुसा सकता हूं। चताया का घर ही एकमात्र ऐसा घर नहीं है जिसमें एक गुप्त दरवाजा है। एक गुप्त प्रवेश मेरे कक्ष में? टायरियन आश्चर्यचकित होने से ज्यादा नाराज था। क्रूर मेघोर ने अपने महल पर काम करने वाले सभी बिल्डरों को मौत की सजा क्यों दी होगी, सिवाय ऐसे रहस्यों को बनाए रखने के? हाँ, मुझे लगता है कि होगा। मुझे दरवाजा कहाँ मिलेगा? मेरे सौरमंडल में? मेरे दोस्त, तुम मुझे मेरे सभी छोटे छोटे रहस्यों को उजागर करने के लिए मजबूर नहीं करोगे, है ना? अब से उन्हें हमारे छोटे छोटे रहस्य ही समझो, वेरिस। टायरियन ने बदबूदार मम्मर की पोशाक में नपुंसक की ओर देखा। मान लीजिए कि तुम मेरी तरफ हो, क्या तुम इस पर शक कर सकते हो? क्यों नहीं, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूं। बंद खिड़कियों से एक कड़वी हंसी गूंजी। मैं सच में तुम पर अपने खून के एक सदस्य की तरह भरोसा करता हूं। अब मुझे बताओ कि कॉर्टनी पेनरोज की मौत कैसे हुई? ऐसा कहा जाता है कि उसने खुद को एक टावर से फेंक दिया। खुद को फेंक दिया? नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा। उसके पहरेदारों ने किसी आदमी को उसके कक्ष में घुसते नहीं देखा, न ही बाद में उन्हें अंदर कोई मिला। फिर हत्यारा पहले घुस गया और बिस्तर के नीचे छिप गया, टायरियन ने सुझाव दिया। या वह रस्सी के सहारे छत से नीचे उतरा। शायद पहरेदार झूठ बोल रहे हों। कौन कह सकता है कि उन्होंने खुद यह काम नहीं किया? निस्संदेह आप सही हैं मेरे स्वामी, उसके आत्मसंतुष्ट स्वर ने कुछ और ही कहा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता? फिर यह कैसे हुआ? एक लंबे समय तक वेरिस ने कुछ नहीं कहा। एकमात्र ध्वनि कोबल्स पर घोड़े की नाल की राजसी खटपट थी। अंत में नपुंसक ने अपना गला साफ किया। मेरे स्वामी, क्या आप पुरानी शक्तियों में विश्वास करते हैं? जादू तुम्हारा मतलब है? टायरियन ने अधीरता से कहा। रक्त मंत्र, शाप, आकार परिवर्तन, इस तरह की चीजें। उसने नाक भौं से कोड़ी। क्या आप यह सुझाव देना चाहते हैं कि सर कॉर्टनी को उसकी मौत के लिए जादू से मारा गया था? सर कॉर्टनी ने अपनी मृत्यु की सुबह लॉर्ड स्टैनिस को एकल मुकाबले के लिए चुनौती दी थी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह निराशा में खोए हुए व्यक्ति का कार्य है? फिर लॉर्ड रेनली की रहस्यमय और सबसे भाग्यशाली हत्या का मामला है, जबकि उसकी युद्ध रेखाएं अपने भाई को मैदान से हटाने के लिए तैयार हो रही थीं। नपुंसक एक पल रुका। मेरे प्रभु, आपने एक बार मुझसे पूछा था कि मैं कैसे मारा गया। मुझे याद है, टायरियन ने कहा। आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। नहीं मैं, लेकिन यह विराम पहले वाले से ज्यादा लंबा था, और जब वेरिस ने फिर से बात की तो उसकी आवाज किसी तरह अलग थी। मैं एक अनाथ लड़का था जो एक यात्रा करने वाले मूर्खता का प्रशिक्षु था। हमारे मालिक के पास एक मोटा सा कोक था और हम सभी मुक्त शहरों में और समय समय पर ओल्ड टाउन और किंग्स लैंडिंग में प्रदर्शन करते हुए संकीर्ण समुद्र में ऊपर नीचे नौकायन करते थे। एक दिन मायर में एक आदमी हमारे पास आया। प्रदर्शन के बाद उसने मेरे लिए एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे मेरे मालिक ने अस्वीकार करने के लिए बहुत ही आकर्षक पाया। मैं भयभीत था। मुझे डर था कि वह आदमी मेरा इस्तेमाल करना चाहता था, जैसा कि मैंने सुना था कि लोग छोटे लड़कों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सच में उसे मेरे पुरुषत्व की ही जरूरत थी। उसने मुझे एक औषधि दी जिससे मैं हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ हो गया, फिर भी मेरी इंद्रियों को सुस्त नहीं किया। एक लंबे हुक वाले ब्लेड से उसने मुझे जड़ से लेकर तने तक काट डाला। इस दौरान वह मंत्रोच्चार करता रहा। मैंने उसे एक अंगीठी पर मेरे मर्दाना अंगों को जलते हुए देखा। लपटें नीली हो गईं।
और मैंने एक आवाज सुनी जो उसके आह्वान का जवाब दे रही थी। हालांकि मैं उनके द्वारा बोले गए शब्दों को नहीं समझ पाया। जब तक वह मेरे साथ काम कर चुका तब तक मम्मर रवाना हो चुके थे। एक बार जब मैंने उसका उद्देश्य पूरा कर लिया तो उस आदमी की मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रही। इसलिए उसने मुझे बाहर निकाल दिया। जब मैंने उससे पूछा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, पांडा तितरार आती, तो उसने जवाब दिया कि उसे लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। उससे चिढ़ने के लिए मैंने जीने का संकल्प लिया। मैंने भीख मांगी, चोरी की और अपने शरीर के जो अंग बचे थे उन्हें बेच दिया। जल्द ही मैं मायर में किसी भी चोर की तरह अच्छा चोर बन गया। और जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने सीखा कि अक्सर एक आदमी के पत्रों की सामग्री उसके बटुए की सामग्री से अधिक मूल्यवान होती है। फिर भी मैं अभी भी उस रात का सपना देखता हूं मेरे स्वामी। जादूगर का नहीं, न ही उसके ब्लेड का, न ही जिस तरह से मेरी मर्दानगी जलते हुए सिकुड़ गई। मैं आवाज का सपना देखता हूं, लपटों से आती आवाज। क्या यह कोई देवता था, कोई दानव था, किसी जादूगर की चाल थी? मैं आपको नहीं बता सकता और मैं सभी चालें जानता हूं। मैं केवल इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उसने इसे बुलाया और इसने उत्तर दिया। और उस दिन से मुझे जादू और उन सभी से नफरत है जो इसका अभ्यास करते हैं। अगर लॉर्ड स्टैनिस उनमें से एक है तो मेरा मतलब है कि उसे मरते हुए देखना है। जब वह समाप्त हो गया तो वे कुछ समय के लिए चुपचाप चले गए। अंत में टायरियन ने कहा, एक दर्दनाक कहानी, मुझे खेद है। नपुंसक ने आह भरी, आपको खेद है, लेकिन आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। नहीं मेरे प्रभु, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नशे में था और दर्द में था, और यह बहुत समय पहले की बात है और समुद्र के उस पार। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने वह दुख की बात है। खैर, यह धमकी कम से कम मार्शल लॉर्ड्स को उनके महलों के करीब रखने में काम आ सकती है। मेरे पिता के बारे में क्या खबर है? अगर लॉर्ड टाइविन ने रेड फोर्क को पार कर लिया है तो अभी तक मेरे पास कोई खबर नहीं पहुंची है। अगर वह जल्दी नहीं करता है तो वह अपने दुश्मनों के बीच फंस सकता है। ऑकहार्ट पत्ती और रोवन पेड़ को मैंडर के उत्तर में देखा गया है। लिटिल फिंगर से कोई खबर नहीं। शायद वह कभी बिटरब्रिज नहीं पहुंचा, या शायद वह वहीं मर गया हो। लॉर्ड टार्ली ने रेनली के स्टोर जब्त कर लिए हैं और बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, मुख्य रूप से फ्लोरेंस को। लॉर्ड कैसवेल ने खुद को अपने महल में बंद कर लिया है। टायरियन ने अपना सिर पीछे फेंका और हंसा। वैरीज ने लगाम कसी। दोपहर नहीं। हैरान, मेरे प्रभु, क्या आप मजाक नहीं देख रहे हैं लॉर्ड वैरीज? टायरियन ने बंद खिड़कियों की ओर सोते हुए पूरे शहर की ओर हाथ हिलाया। तूफान का अंत हो चुका है और स्टैनिस आग और स्टील के साथ आ रहा है, और केवल देवता ही जानते हैं कि क्या अंधेरी शक्तियां हैं, और अच्छे लोगों के पास उनकी रक्षा करने के लिए जैमी नहीं है। न ही रॉबर्ट, न ही रेनली, न ही रेगर, और न ही उनके कीमती फूलों का शूरवीर। केवल मैं, जिससे वे नफरत करते हैं। वह फिर से हंसा। बौना, दुष्ट सलाहकार, विकृत छोटा बंदर दानव, मैं ही वह सब हूं जो उनके और अराजकता के बीच खड़ा है। कैटलिन पिता को बताएं कि मैं उन्हें गौरवान्वित करने गई हूं। उसका भाई अपनी काठी में झूल गया, हर इंच अपने चमकीले मेल और बहते हुए कीचड़ और पानी के लबादे में भगवान की तरह। एक चांदी का ट्राउट उसके ग्रेट हेल्म के शिखर को सुशोभित करता था, जो उसकी ढाल पर चित्रित एक से जुड़वां था। उसे हमेशा तुम पर गर्व था एडम्योर, और वह तुमसे बहुत प्यार करता है। इस पर विश्वास करो। मेरा मतलब है कि उसे केवल जन्म से बेहतर कारण देना है। उसने अपने युद्ध के घोड़े को घुमाया और हाथ उठाया। तुरही बजने लगी, ढोल बजने लगा, पुल का पुल धीरे धीरे नीचे उतरा, और सर एडम्योर टूली ने अपने आदमियों को भाले उठाए और बैनर लहराते हुए रिवरन से बाहर निकाला। मेरे पास तुम्हारे से भी बढ़िया मेजबान है भाई। कैटलिन ने उन्हें जाते हुए देखा। संदेह और भय की एक भीड़। उसके बगल में ब्रायन की दुर्दशा लगभग स्पष्ट थी। कैटलिन ने अपने माप के हिसाब से कपड़े सिलने का आदेश दिया था, उसके जन्म और लिंग के अनुरूप सुंदर गाउन। फिर भी वह कवच और उबले हुए चमड़े के कपड़े पहनना पसंद करती थी। कमर के चारों ओर एक तलवार की बेल्ट बांधती थी। निस्संदेह वह एडम्योर के साथ युद्ध में जाने में ज्यादा खुश होती, लेकिन रिवरन की तरह मजबूत दीवारों को भी उन्हें थामे रखने के लिए तलवारों की जरूरत होती थी। उसके भाई ने हर सक्षम व्यक्ति को घाटों के लिए ले लिया था। सर डेस्मंड ग्रेल को घायलों, बूढ़ों और बीमारों से बनी एक सेना की कमान संभालने के लिए छोड़ दिया था। साथ ही कुछ अनुचर और कुछ अप्रशिक्षित किसान लड़के भी थे।
जो अभी भी मर्दानगी से दूर थे। यह सब महिलाओं और बच्चों से भरे महल की रक्षा के लिए था। जब एडम्यूर का आखिरी पैर पोर्टकुलिस के नीचे चला गया तो ब्रियन ने पूछा, अब हम क्या करें मेरी महिला? हमारा कर्तव्य। कैटलिन का चेहरा उदास था क्योंकि वह यार्ड में चल रही थी। मैंने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है, उसने सोचा। शायद यही कारण था कि उसके स्वामी पिता ने हमेशा अपने सभी बच्चों में से उसे सबसे अच्छा माना था। उसके 2 बड़े भाई बचपन में ही मर गए थे। अरे वाह, दाएं कहते थे कि मैया, इसलिए वह एडम्यूर के जन्म तक लॉर्ड होस्टर की बेटी और बेटा दोनों थी। फिर उसकी मां मर गई और उसके पिता ने उससे कहा कि अब उसे रिवरन की मालकिन बनना चाहिए। और उसने ऐसा ही किया। और जब लॉर्ड होस्टर ने उसे ब्रैंडन स्टार्क से वादा किया तो उसने उसे इतना शानदार जोड़ा बनाने के लिए धन्यवाद दिया। मैंने ब्रैंडन को पहनने के लिए अपना उपहार दिया और घायल होने के बाद एक बार भी पीटर को सांत्वना नहीं दी, न ही पिता द्वारा उसे विदा किए जाने पर उसे विदा किया। और जब ब्रैंडन की हत्या कर दी गई और पिता ने मुझसे कहा कि मुझे उसके भाई से शादी करनी चाहिए तो मैंने खुशी खुशी ऐसा किया। हालांकि मैंने हमारी शादी के दिन तक नेड का चेहरा कभी नहीं देखा। मैंने अपना कौमार्य इस गंभीर अजनबी को दे दिया और उसे उसके युद्ध और उसके राजा और उस महिला के पास भेज दिया जिसने उसके नाजायज बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि मैंने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है। उसके कदम उसे सेप्ट तक ले गए, जो उसकी मां के बगीचों के बीच में स्थित 7 तरफा बलुआ पत्थर का मंदिर था और इंद्रधनुषी रोशनी से भरा हुआ था। जब वे अंदर गए तो वहां भीड़ थी। प्रार्थना की जरूरत में कैटलिन अकेली नहीं थी। वह योद्धा की चित्रित संगमरमर की छवि के सामने घुटनों के बल बैठी और एडम्यूर के लिए एक सुगंधित मोमबत्ती जलाई तथा पहाड़ियों के पार रॉब के लिए एक और मोमबत्ती जलाई। नहीं, उसने प्रार्थना की कि उन्हें भी सुरक्षित रखें और उन्हें जीत में मदद करें तथा मारे गए लोगों की आत्माओं को शांति प्रदान करें और जो लोग पीछे रह गए हैं उन्हें सांत्वना दें। जब वह प्रार्थना कर रही थी, तब सेप्टन अपने धूपदान और क्रिस्टल के साथ आया, इसलिए कैटलिन उत्सव के लिए रुक गई। वह इस सेप्टन को नहीं जानती थी, जो एडम्यूर की उम्र के करीब एक ईमानदार युवक था। उसने अपना काम अच्छी तरह से किया और जब वह सातों की प्रशंसा करता था तो उसकी आवाज समृद्ध और मधुर होती थी, लेकिन कैटलिन ने खुद को सेप्टन ऑस्मेंट की पतली कांपती हुई आवाज के लिए तरसते हुए पाया, जो बहुत पहले मर चुका था। ऑन्समेंट ने रेनली के मंडप में जो कुछ देखा और महसूस किया था उसकी कहानी को धैर्यपूर्वक सुना होगा और वह शायद यह भी जानता होगा कि इसका क्या मतलब है और उसे अपने सपनों का पीछा करने वाली छायाओं को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑस्मीन, मेरे पिता, अंकल ब्रायनडेन, बूढ़े मास्टर किम, वे हमेशा सब कुछ जानते दिखते थे, लेकिन अब केवल मैं ही हूं और ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, यहां तक कि अपना कर्तव्य भी नहीं। मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकता हूं अगर मुझे नहीं पता कि यह कहां है। कैटलिन के घुटने तब तक अकड़ चुके थे जब तक वह उठी, हालांकि उसे कोई समझदारी नहीं लगी। शायद वह आज रात गॉडवुड जाएगी और नेड के देवताओं से भी प्रार्थना करेगी। वे सातों से बड़े थे। बाहर उसे एक बहुत ही अलग तरह का गाना सुनाई दिया। राइमंड द राइमर श्रोताओं के एक समूह के बीच शराब खाने के पास बैठा था। उसकी गहरी आवाज गूंज रही थी जब वह ब्लडी मीडो में लॉर्ड डेरेमंड के बारे में गा रहा था और वहां वह हाथ में तलवार लिए खड़ा था। डेरी के 10 में से आखिरी। ब्रायन एक पल के लिए सुनने के लिए रुकी, चौड़े कंधे झुके हुए और मोटी भुजाएं उसकी छाती पर क्रॉस की हुई। फटे हाल लड़कों की भीड़ दौड़ती हुई आ रही थी, एक दूसरे पर लाठी से वार करते हुए। लड़कों को युद्ध खेलना इतना पसंद क्यों है? कैटलिन को आश्चर्य हुआ कि क्या राइमंड ही इसका उत्तर है। गायक की आवाज उसके गीत के अंत के करीब पहुंचते ही बढ़ गई और उसके पैरों के नीचे की घास लाल हो गई, बान बाम आरा हो गई और उसके झंडे चमकीले लाल हो गए और डूबते सूरज की चमक लाल हो गई जिसने उसे अपनी रोशनी में नहलाया। चलो चलो, महान स्वामी ने पुकारा। मेरी तलवार अभी भी भूखी है। और क्रूर क्रोध की चीख के साथ वे नाले के पार झुंड में आ गए। लड़ाई इस इंतजार से बेहतर है, ब्रियन ने कहा। जब आप लड़ते हैं तो आप इतने असहाय महसूस नहीं करते। आपके पास तलवार और घोड़ा होता है, कभी कभी कुल्हाड़ी भी होती है। जब आप बख्तरबंद होते हैं तो किसी के लिए भी आपको चोट पहुंचाना मुश्किल होता है। शूरवीर युद्ध में मरते हैं, कैटलिन ने उसे याद दिलाया। ब्रियन ने उसे अपनी नीली और खूबसूरत आंखों से देखा, जैसे महिलाएं प्रसव पीड़ा में मरती हैं। उनके बारे में कोई गीत नहीं गाता। बच्चे एक अलग तरह की लड़ाई है। कैटलिन ने यार्ड के पार चलना शुरू कर दिया।
बिना बैनर या युद्ध के सींगों के एक लड़ाई, लेकिन कम भयंकर नहीं। एक बच्चे को ले जाना, उसे दुनिया में लाना। आपकी माँ ने आपको दर्द के बारे में बताया होगा। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं जाना, ब्रियन ने कहा। जन्म लेना जितना कठिन हो सकता है ब्रायन, उसके बाद आने वाली चीजें उससे भी कठिन हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं टूटकर बिखर रही हूं। काश मैं 5 होती, हर बच्चे के लिए एक, ताकि मैं उन सभी को सुरक्षित रख पाती। और तुम्हें कौन सुरक्षित रखेगा मेरी रानी? उसकी मुस्कान फीकी और थकी हुई थी। क्यों? मेरे घर के पुरुष या मेरी रानी माँ ने मुझे यही सिखाया है। मेरे प्रभु पिता, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे पति, वे मुझे सुरक्षित रखेंगे। लेकिन जब तक वे मुझसे दूर हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें उनकी जगह लेनी चाहिए ब्रायन। ब्रायन ने अपना सिर झुका लिया। मैं कोशिश करूंगी मेरी रानी। उस दिन बाद में मास्टर वाइमन एक पत्र लेकर आया। उसने उसे तुरंत देखा, रॉब या विंटरफेल में सर रॉड्रिक से कुछ संदेश की उम्मीद में। लेकिन यह संदेश लॉर्ड मीडोज का निकला, जिसने खुद को स्टॉर्म एंड का कास्टेलन बताया। यह उसके पिता, उसके भाई, उसके बेटे या जो भी अब रिवरन को संभालता है को संबोधित था। सर कॉर्टनी पेनरोज मर चुकी थी, उस आदमी ने लिखा था, और स्टॉर्म्स एंड ने स्टैनिस बैराथियोन सच्चे जन्मे और सही वारिस के लिए अपना द्वार खोल दिया था। महल के सभी सैनिकों ने उसके पक्ष में अपनी तलवारें चलाने की कसम खाई थी और उनमें से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। कॉर्टनी पेनरोज को बचाओ, कैटलिन ने बड़बड़ाया। वह उस आदमी से कभी नहीं मिली थी, फिर भी उसे उसके जाने की खबर सुनकर दुख हुआ। रॉब को तुरंत इस बारे में पता होना चाहिए, उसने कहा। क्या हम जानते हैं कि वह कहां है? आखिरी शब्द में वह क्रैग की ओर मार्च कर रहा था, हाउस वेस्टरलिंग की सीट। मास्टर वाइमन ने कहा, अगर मैंने एशमार्क को एक कौवा भेजा तो हो सकता है कि वे उसके पीछे एक सवार भेज सकें। ऐसा करो। मास्टर के चले जाने के बाद कैटलिन ने फिर से पत्र पढ़ा। लॉर्ड मीडोज ने रॉबर्ट के कमीने के बारे में कुछ नहीं कहा। उसने ब्रेन को बताया, मुझे लगता है कि उसने बाकी लोगों के साथ लड़के को भी छोड़ दिया। हालांकि मैं कबूल करती हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि स्टैनिस उसे इतनी बुरी तरह क्यों चाहता था। शायद वह लड़के के दावे से डरता है। एक कमीने का दावा नहीं, यह कुछ और है। यह बच्चा कैसा दिखता है? वह 7 या 8 साल का है, सुंदर काले बाल और चमकदार नीली आंखों वाले सब। आगंतुक अक्सर उसे लॉर्ड रेनली का अपना बेटा समझते थे, और रेनली ने रॉबर्ट का पक्ष लिया। कैटलिन को समझ की एक झलक मिली। स्टैनिस का मतलब अपने भाई के कमीने को राज्य के सामने परेड करना है, ताकि लोग उसके चेहरे पर रॉबर्ट को देख सकें और आश्चर्य करें कि जोफ्रे में ऐसी कोई समानता क्यों नहीं है। क्या इसका इतना मतलब होगा? जो लोग स्टैनिस का समर्थन करते हैं वे इसे सबूत कहेंगे। जो लोग जोफ्रे का समर्थन करते हैं वे कहेंगे कि इसका कोई मतलब नहीं है। उसके अपने बच्चों में स्टार्क से ज्यादा टुली थी। आर्या ही एकमात्र ऐसी लड़की थी जिसके चेहरे पर नेड की झलक दिखती थी, और जॉन स्नो, लेकिन वह कभी मेरा नहीं था। उसने खुद को जॉन की मां के बारे में सोचते हुए पाया। वह छायादार गुप्त प्रेम जिसके बारे में उसका पति कभी बात नहीं करता। क्या वह नेड के लिए उतना ही दुखी है जितना मैं हूं? या क्या वह उससे नफरत करती है क्योंकि उसने अपना बिस्तर मेरे लिए छोड़ दिया? क्या वह अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती है जैसा मैंने अपने बेटे के लिए किया है? वे असहज विचार थे और व्यर्थ। अगर जॉन स्टारफॉल की अशारा डेन से पैदा हुआ होता, जैसा कि कुछ लोग फुसफुसाते थे, तो वह महिला बहुत पहले ही मर चुकी थी। अगर नहीं तो कैटलिन को पता नहीं था कि उसकी मां कौन या कहां हो सकती है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेड अब चला गया था और उसके प्यार और उसके रहस्य उसके साथ ही मर गए थे। फिर भी वह फिर से हैरान थी कि जब बात अपने कमीनों की आती थी तो पुरुष कितने अजीब तरीके से पेश आते थे। नेड हमेशा जॉन के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक रहा था, और सर कॉर्टनी पेनरोज ने सेड्रिक स्टॉर्म के लिए अपनी जान दे दी थी। फिर भी रूस बोल्टन के कमीने का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। एडम्यूर को 3 दिन पहले ही रामसे से मिले अजीबोगरीब ठंडे पत्र के लहजे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह अपने कुत्तों में से किसी एक से भी ज्यादा क्रूर था। उसने लिखा था कि वह ट्राइडेंट को पार कर चुका था और हैरनहाल पर मार्च कर रहा था, जैसा कि आदेश दिया गया था। एक मजबूत किला और अच्छी तरह से गैरिसन, लेकिन महामहिम इसे स्वीकार करेंगे अगर मुझे इसे ऐसा बनाने के लिए अंदर हर जीवित आत्मा को मारना पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि महामहिम इसे उनके नाजायज बेटे के अपराधों के खिलाफ तौलेंगे, जिसे सर रॉड्रिक कैसल ने मौत के घाट उतार दिया था।
एक ऐसा भाग्य जो उसने निस्संदेह अर्जित किया है, बोल्टन ने लिखा था। दूषित खून हमेशा विश्वासघाती होता है और रामसे का स्वभाव धूर्त, लालची और क्रूर था। मैं खुद को उससे मुक्त मानता हूं। मेरी युवा पत्नी ने मुझसे जो सच्चे बेटे देने का वादा किया था, वे उसके रहते कभी सुरक्षित नहीं हो सकते थे। एक लंबी सांस लो लड़के, और इसे धीरे से बताओ। उसने वैसा ही किया जैसा उसने उसे कहा था। बख्तरबंद लोगों का एक स्तंभ, उसने बताया, लाल कांटे के पार। वे लैनिस्टर के शेर के नीचे एक बैंगनी गेंडा उड़ा रहे हैं। लॉर्ड ब्रेक्स कोई बेटा। ब्रेक्स एक बार रिवरन आया था जब वह एक लड़की थी, अपने बेटों में से एक की शादी उसके या लिसा से करने का प्रस्ताव रखने के लिए। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह वही बेटा है जो अब वहां है, हमले का नेतृत्व कर रहा है। लैनिस्टर्स दक्षिण पूर्व से झंडों की लपटों के नीचे निकल गए थे। सर डेस्मंड ने उसे बताया जब वह उसके साथ शामिल होने के लिए युद्ध की दीवारों पर चढ़ गई। कुछ बाहरी सवार और नहीं, उसने उसे आश्वस्त किया। लॉर्ड टाइवन की सेना की मुख्य ताकत दक्षिण में एडम्योर ने लॉर्ड जेसन मैलिस्टर को इसकी रक्षा का जिम्मा सौंपा था, साथ ही नदी के ऊपर 3 अन्य लोगों की भी। लैनिस्टर के घुड़सवार पानी के पास अनिश्चित रूप से घूम रहे थे। लाल और चांदी के झंडे हवा में लहरा रहे थे। 50 से ज्यादा नहीं मेरी लेडी, सर डेस्मंड ने अनुमान लगाया। कैटलिन ने घुड़सवारों को एक लंबी कतार में फैला हुआ देखा। लॉर्ड जेसन के आदमी चट्टानों, घास और पहाड़ियों के पीछे उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। एक तुरही की आवाज ने घुड़सवारों को भारी चाल से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। धारा में नीचे कूदते हुए एक पल के लिए उन्होंने एक बहादुरी का प्रदर्शन किया। सभी चमकीले कवच और लहराते हुए झंडे, सूरज उनके भालों की नोक से चमक रहा था। अब उसने ब्रायन को बुदबुदाते हुए सुना। यह समझना मुश्किल था कि क्या हो रहा था, लेकिन घोड़ों की चीखें इस दूरी पर भी तेज लग रही थीं। इसी से तो आ रही थी और उनके नीचे कैटलिन ने स्टील पर स्टील की हल्की टक्कर सुनी। एक बैनर अचानक गायब हो गया क्योंकि उसका वाहक बह गया था और जल्द ही पहला मृत व्यक्ति उनकी दीवारों से बहता हुआ धारा के साथ बह गया। तब तक लैनिस्टर्स भ्रम में पीछे हट गए थे। उसने देखा कि वे फिर से संगठित हुए, थोड़ी देर के लिए विचार विमर्श किया और जिस तरह से आए थे उसी तरह वापस सरपट दौड़ पड़े। दीवारों पर खड़े लोगों ने उनका पीछा करते हुए ताने मारे, हालांकि वे पहले से ही इतनी दूर थे कि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। सर डेस्मंड ने अपने पेट पर थपकी दी। काश लॉर्ड होस्टर यह देख पाते, इससे वे नाचने लगते। मेरे पिता के नाचने के दिन बीत चुके हैं, मुझे डर है, कैटलिन ने कहा, और यह लड़ाई अभी शुरू हुई है। लैनिस्टर्स फिर से आएंगे। लॉर्ड टाइवन के पास मेरे भाई की संख्या से दुगुनी संख्या है। उनके पास 10 बार भी हो सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर डेस्मंड ने कहा। रेड फोर्क का पश्चिमी तट पूर्व की तुलना में ऊंचा है मेरी महिला, और अच्छी तरह से जंगल है। हमारे धनुर्धारियों के पास अच्छा कवर है और उनके तीरों के लिए एक साफ मैदान है, और अगर कोई उल्लंघन होता है तो एडम्योर के पास अपने सबसे अच्छे शूरवीरों को रिजर्व में रखा होगा, जो जहां भी उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी वहां जाने के लिए तैयार रहेंगे। नदी उन्हें पकड़ लेगी। मैं प्रार्थना करती हूं कि आप सही हों। कैटलिन ने गंभीरता से कहा। उस रात वे फिर आए। उसने उन्हें आदेश दिया था कि अगर दुश्मन वापस आए तो उसे तुरंत जगा दें, और आधी रात के बाद एक सेवारत लड़की ने उसे कंधे से धीरे से छुआ। कैटलिन तुरंत उठ बैठी। क्या है? फिर से घाट? सेडभाट मेरी महिला। बिस्तर के कपड़े में लिपटी कैटलिन किले की छत पर चढ़ गई। वहां से वह दीवारों और चांदनी नदी के पार देख सकती थी जहां युद्ध चल रहा था। रक्षकों ने किनारे पर पहरेदारी के लिए आग जलाई थी, और शायद लैनिस्टर्स ने उन्हें रात में अंधा या बेखबर पाया। अगर ऐसा था तो यह मूर्खता थी। अंधेरा सबसे अच्छा साथी था। जैसे ही वे पार करने के लिए आगे बढ़े, लोग छिपे हुए तालाबों में चले गए और छपते हुए नीचे गिर गए, जबकि अन्य पत्थरों पर ठोकर खा गए या छिपे हुए कैलेट्रॉप्स पर अपने पैर घायल कर लिए। मालिस्टर धनुर्धारियों ने नदी के पार आग के तीरों की बौछार की, जो दूर से देखने पर अजीब तरह से सुंदर लग रहे थे। एक आदमी 1 दर्जन बार छेदा गया। उसके कपड़े जल रहे थे। घुटनों तक पानी में नाचता और घूमता रहा जब तक कि आखिरकार वह गिर नहीं गया और नीचे की ओर बह गया। जब तक उसका शरीर रिवरन से आगे निकला, तब तक आग और उसका जीवन दोनों बुझ चुके थे। जब लड़ाई समाप्त हो गई और बचे हुए दुश्मन रात में वापस चले गए,
तो कैटलिन ने सोचा कि यह एक छोटी सी जीत है, फिर भी यह एक जीत है। जैसे ही वे घुमावदार बुर्ज की सीढ़ियां उतर रहे थे, कैटलिन ने ब्रियन से उसके विचार पूछे। यह लॉर्ड टायविन की उंगलियों की नोक थी, मेरी लेडी, लड़की ने कहा। वह जांच कर रहा है, हृदय किसी कमजोर जगह, असुरक्षित क्रॉसिंग को ढूंढ रहा है। अगर उसे कोई नहीं मिलता तो वह अपनी सभी उंगलियों को मुट्ठी में बंद करके एक बनाने की कोशिश करेगा। ब्रियन ने अपने कंधे झुका लिए। मैं भी यही करती, अगर मैं वह होती, आओ होती। उसका हाथ अपनी तलवार की मूठ पर गया और उसे थोड़ा थपथपाया, मानो यह सुनिश्चित करना चाहती हो कि वह अभी भी वहां है और भगवान हमारी मदद करें। कैटलिन ने सोचा। फिर भी वह इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। यह एडम्यूर की नदी पर लड़ाई थी, उसकी लड़ाई यहाँ महल के अंदर थी। अगली सुबह। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। जब उसने अपना उपवास तोड़ा, उससे कुत्ते पे गिम्बा मंडी तो उसने अपने पिता के वृद्ध प्रबंधक उथेरिडिस वैन को बुलाया। सर क्लियोस फ्रे को शराब की बोतल लाने को कहा। मैं उससे जल्दी ही पूछताछ करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसकी जबान अच्छी तरह से खुली रहे। जैसा आप आदेश दें, मेरी महिला। कुछ ही समय बाद एक सवार अपनी छाती पर मैलिस्टर ईगल सिलकर लॉर्ड जेसन का संदेश लेकर आया, जिसमें एक और झड़प और एक और जीत के बारे में बताया गया था। सर फ्लेमेंट ब्रेक्स ने दक्षिण में 6 लीग दूर एक अलग घाट पर जबरन पार करने की कोशिश की थी। इस बार लैनिस्टर्स ने अपने भाले छोटे कर लिए और पैदल ही नदी पार कर आगे बढ़ गए, लेकिन मैलिस्टर के धनुर्धारियों ने अपनी ढालों पर ऊंची ऊंची तीरंदाजी की बौछार कर दी थी, जबकि एडम्योर ने नदी के किनारे पर सवार होकर भारी पत्थरों से हमला किया था, जिससे संरचना टूट गई। सवार ने बताया, उन्होंने पानी में 1 दर्जन लोगों को मृत छोड़ दिया, जिनमें से केवल 2 उथले पानी में पहुंचे और 7 एलन अम्बाउकोचे, जहां हमने उनसे तेजी से निपटा। उसने आगे की ओर लड़ाई के बारे में भी बताया, जहां लॉर्ड कैरल वेंस ने घाटों पर कब्जा किया था। हमारे दुश्मनों को भारी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन वे हमले भी पीछे रह गए। शायद एडम्योर जितना मैं जानता था उससे ज्यादा समझदार था, कैटलिन ने सोचा। उसके सभी लॉर्ड्स ने उसकी युद्ध योजनाओं में समझदारी देखी। मैं इतना अंधा क्यों था? मेरा भाई वह छोटा लड़का नहीं है जिसे मैं याद करती हूँ, रॉब की तरह नहीं। वह सर क्लियोस फ्रे से मिलने जाने से पहले शाम तक इंतजार करती रही, यह सोचकर कि वह जितनी देर करेगी वह उतना ही अधिक नशे में होगा। जैसे ही वह टॉवर सेल में दाखिल हुई, सर क्लियोस लड़खड़ाते हुए घुटनों के बल बैठ गया। मेरी महिला, मुझे बचने का कोई रास्ता नहीं पता था। शैतान ने कहा कि लैनिस्टर को लैनिस्टर अनुरक्षक की जरूरत होती है। एक शूरवीर के रूप में मेरी शपथ पर उठो सर, कैटलिन ने खुद को बैठा लिया। मुझे पता है कि वॉल्डर फ्रे का कोई भी पोता शपथ तोड़ने वाला नहीं होगा जब तक कि यह उसके उद्देश्य की पूर्ति न करे। तुम शांति की शर्तें लेकर आए हो, मेरे भाई ने कहा। मैंने किया। सर क्लियोस अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। वह यह देखकर प्रसन्न हुई कि वह कितना अस्थिर था। मुझे बताओ, उसने आदेश दिया और उसने बताया। जब उसने कहा, कैटलिन भौहें सिकोड़कर बैठ गई। एडम्यूर सही थी, ये कोई शर्तें नहीं थीं, सिवाय लैनिस्टर अपने भाई के लिए आर्य और सांसा की अदला बदली करेगा। हाँ, वह लौह सिंहासन पर बैठा और उसने शपथ ली, गवाहों के सामने, पूरे दरबार के सामने, मेरी महिला, और देवताओं के सामने भी। मैंने सर एडम्यूर से भी यही कहा। पिता सही कहा, लेकिन उसने मुझसे कहा कि यह संभव नहीं है, कि हिज ग्रेस रॉब कभी सहमत नहीं होगा। उसने तुमसे सच कहा। वह यह भी नहीं कह सकती थी कि रॉब गलत था। आर्य और संसा बच्चे थे। किंग्सलेयर जीवित और स्वतंत्र राज्य के किसी भी व्यक्ति जितना ही खतरनाक था। वह राका या रास्ता कहीं नहीं ले जाता था। क्या तुमने मेरी लड़कियों को देखा? क्या उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है? सर क्लियोस हिचकिचाया। मैं, हाँ, वे लग रहे थे वह झूठ के लिए टटोल रहा है। कैटलिन को एहसास हुआ, लेकिन शराब ने उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। सर क्लियोस, उसने शांत भाव से कहा, जब आपके लोगों ने हमारे साथ धोखा किया तो आपने अपने शांति ध्वज की सुरक्षा खो दी। मुझसे झूठ बोलो और तुम उनके बगल में दीवारों से लटक जाओगे। इस पर विश्वास करो। मैं तुमसे एक बार फिर पूछूंगा, क्या तुमने मेरी बेटियों को देखा? उसका माथा पसीने से गीला था। मैंने संसा को दरबार में देखा। जिस दिन टायरियन ने मुझे अपनी शर्तें बताई, वह बहुत सुंदर लग रही थी मेरी महिला। शायद थोड़ी पीली, खींची हुई, जैसे कि
संसा? लेकिन आर्य नहीं। इसका कुछ भी मतलब हो सकता है। आर्य को हमेशा से ही वश में करना कठिन रहा है। शायद सेर्सी उसे खुले दरबार में परेड करने से हिचक रही थी, क्योंकि उसे डर था कि वह क्या कहेगी या क्या करेगी। हो सकता है कि उन्होंने उसे सुरक्षित रूप से बंद कर दिया हो ताकि लोग उसकी तरफ न देखें, या हो सकता है कि उन्होंने उसे मार दिया हो। कैटलिन ने इस विचार को दूर कर दिया। उसकी शर्तें, तुमने कहा? फिर भी सेर्सी रानी रीजेंट है। टायरियन ने उन दोनों के लिए बात की। रानी वहां नहीं थी। मुझे बताया गया कि वह उस दिन अस्वस्थ थी। उत्सुकता से कैटलिन ने चंद्रमा के पहाड़ों के माध्यम से उस भयानक यात्रा के बारे में सोचा, और जिस तरह से टायरियन लैनिस्टर ने किसी तरह उस भाड़े के सैनिक को उसकी सेवा से अपनी सेवा में बहकाया था। बोना बहुत चालाक है। वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि लिसा द्वारा उसे घाटी से भेजे जाने के बाद वह कैसे बच गया था। फिर भी उसे आश्चर्य नहीं हुआ। कम से कम नेड की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं था, और जब कबीले के लोगों ने हम पर हमला किया तो वह मेरी रक्षा के लिए आया था। अगर मैं उसकी बात पर भरोसा कर सकता, उसने अपनी उंगलियों पर निशान देखने के लिए अपने हाथ खोले। उसके खंजर के निशान उसने खुद को याद दिलाया। उसका खंजर हत्यारे के हाथ में, जिसे उसने ब्रैंड का गला काटने के लिए पैसे दिए थे। हालांकि बोने ने इससे इनकार किया, यह सुनिश्चित करने के लिए लिसा द्वारा उसे अपने आकाश कक्षों में से एक में बंद करने और उसे अपने चांद के दरवाजे से धमकाने के बाद भी उसने इससे इनकार किया था। उसने झूठ बोला। उसने कहा, अचानक उठते हुए, लैनिस्टर्स हर एक झूठे हैं और बोना उनमें से सबसे बुरा है। हत्यारा अपने चाकू से लैस था। सर क्लियोस ने घूर कर देखा। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं पता, उसने सहमति व्यक्त की सेल से बाहर निकलते हुए। ब्रियन उसके बगल में गिर गई। चुप, यह उसके लिए आसान है, कैटलिन ने ईर्ष्या के दर्द के साथ सोचा। वह उस मामले में एक आदमी की तरह थी। पुरुषों के लिए उत्तर हमेशा एक जैसा। रायमंड द राइमर ने सभी कोर्स में गाया। उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने ऑक्स क्रॉस में रॉब की जीत के बारे में लिखे गए गीत के साथ समापन किया, और रात में तारे उसके भेड़ियों की आंखें थे और हवा ही उनका गीत थी। छंदों के बीच रायमंड ने अपना सिर पीछे किया और चिल्लाया, और अंत तक हॉल का आधा हिस्सा उसके साथ चिल्ला रहा था, यहां तक कि डेस्मंड ग्रेल भी, जो अपने नशे में था। उनकी आवाज छत से गूंज रही थी। उन्हें अपने गाने गाने दो, अगर इससे उन्हें हिम्मत मिलती है, कैटलिन ने सोचा, अपने चांदी के प्याले से खेलते हुए। जब मैं लड़की थी तब इवनफॉल हॉल में हमेशा एक गायक होता था, ब्रियन ने धीरे से कहा। मैंने सभी गाने कंठस्थ कर लिए हैं। सांसा ने भी यही किया। हालांकि बहुत कम गायकों ने उत्तर की ओर विंटरफेल तक लंबी यात्रा करने की परवाह की। मैंने उसे बताया कि राजा के दरबार में गायक होंगे। हालांकि मैंने उसे बताया कि वह हर तरह का संगीत सुनेगी। उसे त्राया पे कि उसके पिता उसे उच्च वीणा सीखने में मदद करने के लिए कोई गुरु ढूंढ सकते हैं। हे भगवान, मुझे माफ करें, ब्रियन ने कहा। मुझे एक महिला याद है। वह संकरे समुद्र के पार कहीं से आई थी। मैं यह भी नहीं बता सकती कि वह किस भाषा में गाती थी, लेकिन उसकी आवाज उतनी ही प्यारी थी जितनी वह थी। उसकी आंखें पेड़ के रंग की थीं और उसकी कमर इतनी छोटी थी कि मेरे पिता उसके चारों ओर अपने हाथ रख सकते थे। उसके हाथ लगभग मेरे जितने बड़े थे। उसने अपनी लंबी मोटी उंगलियों को बंद कर लिया, जैसे कि उन्हें छिपाना चाहती हो। क्या तुमने अपने पिता के लिए गाया? कैटलिन ने पूछा। ब्रायन ने अपना सिर हिलाया, अपने ट्रेंचर को घूरते हुए, जैसे कि ग्रेवी में कुछ जवाब ढूंढ रही हो। लॉर्ड रेनली के लिए। लड़की लाल हो गई। कभी नहीं, मैं ताओश। उसका मूर्ख, वह कभी कभी क्रूर मजाक करता था, और मैं, किसी दिन तुम्हें मेरे लिए गाना होगा। मैं, कृपया, मेरे पास कोई उपहार नहीं है। ब्रायन ने मेज से पीछे धकेल दिया। मुझे माफ कर दो मेरी महिला, क्या मुझे जाने की आपकी अनुमति है? कैटलिन ने सिर हिलाया। लंबी भद्दी लड़की लंबे कदमों के साथ हॉल से बाहर चली गई। उत्सव के बीच लगभग किसी का ध्यान नहीं गया। भगवान उसके साथ रहे, उसने सोचा, क्योंकि वह अपने खाने के लिए उदासीनता से लौट रही थी। आदमी का कवच खराब हो गया था। उसके जूते धूल से सने हुए थे और उसके सरकोट में एक फटा हुआ छेद था। लेकिन जब वह घुटनों के बल बैठा तो उसके चेहरे पर जो भाव थे वह उसे यह बताने के लिए पर्याप्त था कि समाचार अच्छा था। जीत, मेरी महिला, उसने उसे एडम्योर का पत्र दिया। सील तोड़ते समय उसका हाथ कांप रहा था।
लॉर्ड टाइविन ने 1 दर्जन अलग अलग घाटों पर जबरन पार करने की कोशिश की थी। उसके भाई ने लिखा था, लेकिन हर वार को पीछे धकेल दिया गया था। लॉर्ड लेफर्ड डूब गया था। क्रैक हॉल नाइट, जिसे स्ट्रॉन्ग बोअर कहा जाता था, को बंदी बना लिया गया था। सर एडम मारब्रांड को 3 बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन सबसे भयंकर लड़ाई स्टोन मिल में लड़ी गई थी, जहां सर ग्रेगर क्लेगन ने हमले का नेतृत्व किया था। उनके इतने सारे लोग मारे गए थे कि उनके मृत घोड़ों ने प्रवाह को रोकने की धमकी दी थी। अंत में सर ग्रेगर ने खुद अपना घोड़ा खो दिया था और लाल कांटे पर लड़खड़ाते हुए वापस आ गया था। उसके 1 दर्जन घाव खून से लथपथ थे, जबकि उसके चारों ओर तीरों और पत्थरों की बारिश हो रही थी। वे पार नहीं करेंगे, कैट, एडम्यूर ने लिखा। लॉर्ड टाइविन दक्षिण पूर्व की ओर मार्च कर रहे हैं। शायद एक छलावा या पूरी तरह से पीछे हटना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे पार नहीं करेंगे। सर डेस्मंड ग्रेल बहुत खुश थे। ओह, काश मैं उसके साथ होती, बूढ़े शूरवीर ने उसे पत्र पढ़कर सुनाया। वह मूर्ख रायमंड कहाँ है? इसमें देवताओं का एक गीत है, और ऐसा गीत जिसे एडम्यूर भी सुनना चाहेगी। वह चक्की जिसने माउंटेन को कुचल दिया। मैं लगभग खुद ही उसके बोल बना सकती थी। काश मेरे पास गायकी का हुनर होता। जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो जाती, मैं कोई गीत नहीं सुनूंगी, कैटलिन ने कहा, शायद बहुत तीखेपन से। फिर भी उसने सर डेस्मंड को यह बात फैलाने दी, और जब उसने स्टोन मिल के सम्मान में कुछ पीपे खोलने का सुझाव दिया तो वह सहमत हो गई। रिवररन के भीतर का मूड तनावपूर्ण और गमगीन था। थोड़ा शराब और उम्मीद से वे सब बेहतर हो सकते थे। उस रात महल जश्न की आवाजों से गूंज उठा। रिवररन, छोटे लोग चिल्लाए, अच्छा टीम आ वाला टोली टोली। वे डरे हुए और असहाय होकर आए थे, और जब अधिकांश सरदारों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, तब उनके भाई ने उन्हें अंदर ले लिया था। उनकी आवाजें ऊंची खिड़कियों से अंदर आती थीं, और भारी रेडवुड दरवाजों के नीचे से रिसती थीं। रायमंड ने अपनी वीणा बजाई। उसके साथ 2 ड्रमर और एक युवक रीड पाइप के साथ था। कैटलिन ने लड़कियों की हंसी सुनी और हरे रंग के लड़कों की उत्साहित बकबक सुनी, जिन्हें उसका भाई गैरिसन के लिए छोड़कर आया था। अच्छी आवाजें, और फिर भी उन्होंने उसे छुआ नहीं। वह उनकी खुशी साझा नहीं कर सकती थी। अपने पिता के सौर में उसे नक्शों की एक भारी चमड़े की झिल्द वाली किताब मिली, और उसने नदी के किनारों को खोला। उसकी आंखों ने रेड फॉर्क का रास्ता ढूंढ लिया और टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में उसका पता लगा लिया। उसने सोचा कि दक्षिण पूर्व की ओर मार्च करना। अब तक वे संभवतः ब्लैक वाटर रश के हेडवाटर तक पहुंच चुके होंगे। उसने फैसला किया। उसने किताब को पहले से भी ज्यादा बेचैनी से बंद किया। देवताओं ने उन्हें जीत के बाद जीत दी थी। स्टोन मिल में, ऑक्स क्रॉस में, कैंप्स की लड़ाई में, बिसेरे भिस्परिंग में लकड़ी। लेकिन अगर हम जीत रहे हैं तो मैं इतना क्यों डर रहा हूं? छोकर यह आवाज बहुत ही हल्की खनक थी, पत्थर पर स्टील की खरोंच। उसने अपने पंजों से अपना सिर उठाया, रात को सुनते हुए, सूंघते हुए। शाम की बारिश ने सैकड़ों सोई हुई गंधों को जगा दिया था और उन्हें फिर से पका और मजबूत बना दिया था। घास और कांटे, जमीन पर टूटे हुए ब्लैकबेरी, कीचड़, कीड़े, सड़ते हुए पत्ते, झाड़ी के बीच से रेंगता हुआ चूहा। उसने अपने भाई के कोट की झबरा काली गंध और उस गिलहरी के खून की तीखी तांबे जैसी गंध को महसूस किया जिसे उसने मारा था। अन्य गिलहरियां ऊपर की शाखाओं से गुजर रही थीं कि